अगली सुबह तिलसिस उठी तो उसकी प्यारी बिल्ली नेमल ने उसे हग नहीं किया था, उसके पैर नहीं चाटे थे, उसके साथ कोई शरारत नहीं की थी। गुल उसे पुकार रही थी, उसके कान गुल की आवाज़ सुन रहे थे, मगर वो तभी उठती थी जब नेमल उसके लाड करते उसे उठाने आती थी। उसने अपनी मुंदी आंखें खोलकर छत को देखा, फिर विंडो से बाहर नजर गई। उस बेल पे चिड़ियाँ और तितलियाँ आज भी मंडला रही थीं। कबूतर के पिंजरे का दरवाज़ा खुला था और वो वहाँ नहीं था। उसने अपने चेहरे पे आए बालों को हाथ से पीछे हटाया और उठ बैठी। नीली, नीली, गुल, मेरा कबूतर कहाँ गया? और नीली, मेरी प्यारी बिल्ली, गुल। वो अपने बेड पे बैठी चिल्ला रही थी। किचन में नाश्ता बनाती गुल ने चूल्हा बंद किया और अंदर आई। क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? गुल, मेरी नीली और मेरा कबूतर को मैंने आज़ाद कर दिया और बिल्ली वहाँ चली गई जहाँ से आई थी, और हर चीज़ को एक दिन अपने असल ठिकाने की तरफ लौटना ही होता है। गुल के जवाब पर जहाँ तिलसिस रोने बैठ गई थी, वहीं दादो ने उठकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। गुल, वो बिल्ली मेरे सारे राज जानती है। उस कबूतर को मुझसे कितना प्यार हो गया था। गुल, आपने क्यों हमारी दुनिया ही ख़त्म कर दी? ये क्या है गुल? दादो का इशारा उस सामान की तरफ था जो पैक किया गया था, जैसे कोई वहाँ से जा रहा हो। तिलसिस ने रोना छोड़कर कमरे का जायज़ा लिया। हम लाहौर जा रहे हैं। इस बार दादो को हैरत का झटका लगा था। वो तो पिछले 20 साल से लाहौर नहीं गई थी, वो तो लाहौर से रूठ गई थी। वो तो कहती थी लाहौर ने उसका सब कुछ छीन लिया, और वो तो ये भी कहती थी कि वो पलटकर कभी लाहौर नहीं जाएगी। मगर आज किस्मत ने उसे मना ही लिया था, और किस्मत तो जब चाहे उठाकर कहीं से कहीं ले जाए। कहाँ तक भागोगी गुल? क्योंकि अगर तुम उस शख्स से भाग रही हो तो वह तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे गाल पे ठहर जाने वाले खुश्क आंसुओं के साथ तिलसिस उन दोनों को देख रही थी। यही तो करते हैं हम, कभी रिश्तों, कभी अपनों, कभी गैरों, कभी मोहब्बतों, कभी नफ़रतों, कभी डर से भागते ही रहते हैं। कभी किसी के पीछे, कभी किसी से आगे, कभी किसी को पाने के लिए, कभी किसी से बचने के लिए। सारी ज़िंदगी भागते भागते इंसान मौत से जा मिलता है, और गुल को तो ज़िंदगी ने वैसे ही बहुत भगाया है। एक बार फिर सही, शायद अब असल ठिकाना मिल ही जाए। उसकी आंखें नम और आवाज़ मध्यम थी। और क्या पता तुम्हारा असल ठिकाना नुमान की आनी हो। आपने ठीक कहा दादो, असल ठिकाना मौत होती है, और नुमान की आनी किसी मौत से कम नहीं, बल्कि वो मौत ही है। अब उसकी आवाज़ में नफ़रत थी। और अगर मौत इस कदर हसीन हो तो कौन मरना नहीं चाहेगा? गुल ने झटके से गर्दन मोड़ी। उस कमरे की 2 फुट की चौखट पे खड़ा वो 6 फुट का आदमी, जो बला का हसीन था मगर जहर था, जैसे जहरीला साम जो दिखने में बहुत हसीन और चमकीला होता है, जिसकी खाल इतनी हसीन होती है कि गोया याकूत और मरजान के पत्थर जड़े हों, मगर अंदर सिर्फ जहर। सुना है सनम, वो मेरी गलियों से कूच करने को हैं। वो फोल्ड शुदा कफ वाला बाजू सीने पे लपेटकर दरवाजे से टेक टकाकर खड़ा हो गया था। एक साथ कई साए गुल के चेहरे पे छाए और गुजर गए। अरे नुमान बेटा, आओ ना बैठो, दादो ने खुश दिली से कहा, जबकि गुल ने कहा जाने वाली नज़रों से दादो को घूरा। अरे सासू माँ, कोई बैठने को करता है तक पेश, और कोई चाहता है हम सूली पे लटक जाएं। तुम सूली पे लटक क्यों नहीं जाते? गुल आगे बढ़ी और गुस्से से बोली। दादो ने अपना सर पीटा। नहीं नहीं, ऐसे तो फिर हम मर जाएंगे, और क्या है कि हम इस कहानी के इकलौते विलन हैं। हम मर गए तो कहानी ख़त्म, मज़ा ख़त्म, जान है हम इस कहानी के। और अगर राइटर ने गलती से भी हमें मारने की कोशिश की तो लोग इस राइटर को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम अपनी कहानी में हमें डालकर मार सकती हो, हकीकत में नहीं। उसने गुल की आंखों में झांका था। तुम अपनी खुशफहमियाँ अपने पास रखो और निकल जाओ मेरे घर से। हमने आपको अपना पूरा दिल ही दे डाला, आप हमें अपने घर में ज़रा सी जगह नहीं दे सकती, वो भी सिर्फ कुछ देर तक के लिए। अपना दिल भी साथ ही लेते जाओ। हाँ, नुमान की आनी को देकर वापस लेने की आदत नहीं है। हाँ, अगर कुछ देना ही है तो अपना दिल दे दो। तिलसिस रोती आंखों से मुस्कुरा रही थी। दादो ने गुल से नज़र बचाकर हंसी रोकी थी, और गुल ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर नुमान की आनी को। उसका जब जवाब देने लगा तभी वो बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आदमी उसकी हर बात का कोई ऐसा ही घटिया जवाब देकर उसे शर्मिंदा करता रहेगा, और वो अपनी बेटी के सामने ये तमाशा करना नहीं चाहती थी। अब ये क्या नया ड्रामा है? फुरकान हक के बेड पे आड़े तिरछे लेटे अरीर ने सर उठाकर अंदर आने वाले फुरकान को गुस्से से कहते सुना। कौन सा ड्रामा? उसने ऐसे कहा जैसे वाकई सिनेमा हॉल में कोई नया ड्रामा चलने वाला हो। ये जो तुमने फ्रांस जाने का शोशा छोड़ा है, कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर ही शक होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भी या नहीं। फुरकान उसके करीब बैठा और शूज़ उतारने लगा। तुमसे किसने कहा मैं फ़्रांस जा रहा हूँ? मैं फ़्रांस नहीं जा रहा। उसने सीधा होते बेड ग्राउंड से टेक लगाई थी। हाँ, अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो, और इस झूठ की वजह क्या है? उतारा गया जूता अभी तक फुरकान के हाथ में था, और वह गर्दन मोड़कर अरील को देख रहा था। वजह तुम जानते हो, और ये भी तो जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। असल में गलती मेरी है जो वजह पूछ रहा हूँ। तुम्हें तो आदत हो गई है हर बात राज रखने की,
और तुमने अपनी ज़ात को ऐसी उलझी डोर बना रखा है कि सुलझाने वाला खुद ही उलझ जाए। जूते उठाते वो शू रैक के करीब आया। फुरकान, मैंने बहुत दुनिया देखी है, इतनी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। और मैंने एक चीज़ सीखी है, ये दुनिया बड़ी टेढ़ी चीज़ है। उसके साथ सीधा चलने की कोशिश करोगे ना तो चकरा कर गिर जाओगे। दुनिया का हर शख्स आपको आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इस टेढ़ी दुनिया के साथ ना टेढ़ा ही चलना पड़ता है। वो ऊपर कलाव में तक रहा था और फुरकान जानता था उसका एक लफ्ज़ कितना सच है। लेकिन तुम मशवरा तो कर सकते हो ना, किसी से तो कुछ शेयर किया करो। अब उसने अपने रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकाली थी और उसका ढक्कन खोला। नहीं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने आइडियाज़ कभी किसी के साथ शेयर मत करना। बस जो सोचो वो कर दो, वक्त आने पर लोग खुद ही देख लेंगे। मतलब तुम्हारी डिक्शनरी में दोस्ती नाम का कोई लफ्ज़ है ही नहीं, तो जब लफ्ज़ ही नहीं है फिर मतलब और अहमियत कहाँ होगी। और यहाँ मैं ही तुम्हारा यार बना फिरता हूँ। पानी की बोतल मुँह से हटाते फुरकान ने तंज किया। तू यार नहीं, जान है मेरी, तू भाई है मेरा, जिगर है मेरा तू। बस छोटा है और दुनिया को नहीं समझता, इसीलिए बचाना चाहता हूँ मैं तुम्हें इस दुनिया से। मैं तेरी पुरसकून ज़िंदगी को अपनी बोरिंग ज़िंदगी की आइडियाज़ डिस्कस करके बोर नहीं करना चाहता। भरोसा है ना तुम्हें अपने भाई पे? वो उठते हुए रूठे बैठे फुरकान के करीब आया। भरोसा? और तुम पे तो मैं अगले 7 जन्मों में भरोसा ना करूं। फुरकान उठकर दूर जा खड़ा हुआ। अच्छा, अब तुम ये अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो और चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी नाराज़गी को अहमियत ना देते हुए अरील ने हुक्म दिया। तिलजिस, मेरी प्यारी बेटी उठ जा, नमाज कज़ा हो गई तो सारा दिन उदास गुजरेगा ना। वो सुबह से रूठी बैठी थी, फिर रात को बिना खाना खाए सो गई थी। उसकी अच्छी माँ ने उसकी 2 प्यारी चीज़ें छीन ली थीं। गुल ने प्यार से उसके चेहरे पे आए बाल हटाए और उसकी पेशानी पे बोसा दिया। तिलजिस उठ बैठी थी। गुल, आप मेरी अच्छी माँ नहीं हैं। आप हमेशा मुझसे मेरी पसंद की चीज़ छीन लेती हैं। मेरे बाबा, मेरी बिल्ली, मेरा कबूतर। उसने नरम गाल फुलाए थे। ऐसे नहीं बोलते दिलजिस, जो हमसे बिछड़ जाते हैं वो कहीं किसी और से जाकर मिल जाते हैं और उनको किस्मत मिलाती है। मैं वादा करती हूँ, लाहौर जाकर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज़ ला कर दूँगी। आगे को झुककर उसने दिलजिस का चेहरा हाथ के प्याले में लिया। तो क्या हम मालूम जब्बा छोड़ देंगे गुल? क्या आप मेरे पहाड़ भी मुझसे छीन लेंगी? मुसल्ले पे बैठी दादों ने उदासी से दिलजिस को देखा और गुल ने दिलजिस से नजरें चुराईं। नमाज पढ़ लो दिलजिस, वक्त गुजर रहा है। वो दिलजिस के पास से उठते बोली। आधी रात को मालूम जब्बा की उस ठठरती रात में टैक्सी उस पुराने घर के सामने खड़ी थी। गर्म कपड़ों में लिपटी गुल कंधों पे गर्म शॉल डाले दादों का हाथ पकड़कर उनको टैक्सी में बिठा रही थी। ड्राइवर ने सारा सामान भी अंदर रख दिया था। उस घर में ज़्यादा चीज़ें थी ही कहाँ। वेलवेट की घेरदार फ्रॉक पहने दिलजिस, पैरों में छोटे छोटे नरम गरम शूज़ और सर पे गरम टोपी अच्छी तरह पहने, जिसके नीचे से उसके गोल्डन ब्राउन बाल बाहर झांक रहे थे। वो बिल्कुल चुप और उदास खड़ी थी। गुल के पुकारने पर वो आगे बढ़ी और टैक्सी में बैठी। टैक्सी चल पड़ी थी। एक दफ़ा फिर सोच लो गुल, ज़िंदगी बहुत लंबी है। दादों ने उसका सर्द बेतासुर अंदाज देखा, जो उस वक्त अपना फ़ोन निकाल कर रात भेजा जाने वाला मैसेज पढ़ रही थी। मुझसे भागने या छुपने की गलती मत करना, तुम जानती नहीं नुमान कियानी क्या क्या कर सकता है। और तभी उसने फैसला किया था कि इस बार वो हार नहीं मानेगी, इस बार वो लड़ेगी। फ़ोन बंद करते उसने बैग में रखा और दिलजिस को देखा, जो अपने करीब से गुजरते काले पहाड़ों को देख रही थी कि अब कभी वो इन पहाड़ों पे घूम नहीं सकेगी। मैसेज टोन फिर बजी। आंखें मूंदे लेटी दादों ने पहलू बदला, तभी गुल ने फ़ोन निकाला। तुम एक बुज़दिल आम सी लड़की हो, मेरे जैसे शेर का मुकाबला तुम कहाँ कर पाओगी। गुल का खून तो खोल ही उठा था। फिर मगर उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया। अपने से कमज़ोर को शिकार करने वाले तुम एक बुज़दिल शेर हो, लेकिन खैर इसी बहाने आज तुम एक बात तो जान लोगे, जिस गुले सहर को तुम जानते हो वो इतनी भी बुज़दिल नहीं और वो इतनी आसानी से शिकार नहीं होने वाली। मैसेज सेंड करते उसने टेक्स्ट ब्लू होने का इंतज़ार किया और जैसे ही सामने वाले ने मैसेज सीन किया, गुल ने ऑफलाइन होते फ़ोन से सिम निकाली और 2 टुकड़े करते चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर उछाल दी। दिलजिस भी सो गई थी। उसका सर गुल के कंधे से आ लगा था। गुल ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में हाथ फेरते मालूम जब्बा को पीछे छोड़ते देखा। शुक्रिया मालूम जब्बा के पहाड़ों, इतना अरसा मुझे यहाँ पनाह देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। लेकिन अब शायद तुम्हारे अंदर भी वफ़ा नहीं रही, तभी आज मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ अब कुछ गैरों को पनाह दे ली है। शीन, जानती हो जब मौत इंसान के सामने खड़ी हो और इंसान जाना भी नहीं चाहता हो तो कितनी तकलीफ़ होती है, कैसा लगता है उस वक्त। फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करती शीन का हाथ रुका। उसने नज़र उठाकर अपने से ज़रा फासले पर बैठी माँ को देखा। अचानक से उसे अपनी माँ कुछ अलग सी लगी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत। एक दिन पहले तक उसका चेहरा जर्द था, मगर उस वक्त वो सुर्ख सफ़ेद लग रही थी। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई थी। एक पल के लिए शीन का दिल कांपा। तभी अपने बेड पर लेटी नौशी ने भी पुप्पो की तरफ देखा और उसे भी ऐसा ही लगा जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसको मरन मिट्टी लग जाए वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है।
अपना फ़ोन बंद करके रखते शीन सीमी के करीब हुई। हाँ सीमी, मरना किसको अच्छा लगता है? जाहिर है तकलीफ़ ही होती है ना। नहीं शीन, ज़रूरी नहीं इंसान ज़िंदा रहने के लिए ही मरना ना चाहता हो। बाज़ दफ़ा वो इसलिए मरना नहीं चाहता होता कि उसकी ज़िंदगी के साथ किसी की ज़िंदगी जुड़ी होती है और उसकी मौत किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। खला में घूरते वो उस वक्त बेबसी की किन हदों पे थी, सिर्फ वही जानती थी, या उनका अल्लाह। और अल्लाह तो जानता है बंद दिलों के राज भी, रोती आंखों से बहते कतरों का दर्द भी। बिल्कुल सीमी, जैसे मैं और तुम, हमारी ज़िंदगियाँ भी तो जुड़ी हुई हैं ना। जैसे सीमी नहीं तो शीन भी नहीं, है ना। उसने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे थे। नहीं शीन, मेरी शीन इतनी कमज़ोर नहीं कि मेरी मौत पे टूट जाए। मेरी शीन अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी होने वाली बहादुर बेटी है, और मौत का मज़ा तो सबको चखना है, देर सवेर। इसीलिए अगर मैं चली गई तो तुझे मेरे बाद भी जीना होगा, और मर कर कोई मर थोड़ी जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारे दिल में। टूटे लहजे में अपनी बात कहते उन्होंने शीन को देखा, जो शिकायती नज़रों से माँ को देख रही थी। नसीम बेगम ने नज़रें चुराईं। वो जानती थी उनकी शीन का क्या हाल होगा, और तब हमेशा की तरह वो उसके पास नहीं होगी। इसीलिए अपने हिस्से का हौसला दिलासा वो उसे अपनी मौत से पहले ही दे जाना चाहती थी। नसीम अब्बास अली बहादुर औरत थी, इतनी बहादुर कि जिस पाकिस्तान में मरीज से बीमारी छुपाई जाती है, वो 4 दिन खुशी से किसी उम्मीद के सहारे जी लें। वहीं वो कैंसर से लड़ रही थी। नसीम अब्बास इतनी कमज़ोर नहीं थी कि एक छोटी सी बीमारी से डर जाती। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। कमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। मैं रास्तों में तन्हा, मैं हूँ गिरदो सहरा। मैं मंजिलों से बेखबर, मैं जनूं का हम सफ़र। कभी उस गली, कभी इस गली, कभी गली गली, मेरा इश्क है लापता। मैं जाऊँ किस गली। काबा के सहन में बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। कुछ लोग उस अब्र रहमत में भीग कर अपना मन और बदन हल्का कर रहे थे, और कुछ अपना मन और बदन समेट कर किसी महफूज ठिकाने के नीचे जा खड़े हुए थे। वहीं फर्श पर बैठे फवाद रहमान पूरे भीग चुके थे। आंखों से बहते आंसू और बारिश का पानी आपस में मिल चुके थे। आज उनकी वापसी का दिन था। पहला सजदा भी उन्होंने यहाँ किया था, तब भी बारिश ऐसे ही बरसी थी। आज भी बारिश शायद अलविदा ही कहने आई थी। कैसी बेबसी थी। यही क्यों होता है कि जहाँ दिल नहीं जाना चाहता, किस्मत वहीं ले जाती है। या अल्लाह, अगर ये तेरी ही कोई मसलिहत है तो मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा दिल भी इस दुनिया में मत लगा देना मेरे मौला। भीगी पलकें काली कमली की तरफ उठी थीं। वो इतना रो चुके थे कि वहाँ बारिश के पानी से ज़्यादा शायद उनके आंसू थे। फिर वो उठे थे अपना थका वजूद लेकर, और उल्टे कदमों धीरे धीरे पीछे को चलने लगे। टैक्सी के करीब आकर रुके थे, फिर पीछे पलटकर देखने की हिम्मत ना रही। वहीं भीगी ज़मीन पे एक कबूतर का जोड़ा बैठा था, ज़मीन पे चोंच मारकर कुछ तलाश करते हुए। उस दिन भी वहाँ वैसे एक फाख्ता बैठी थी, भूरी, छोटी, मासूम सी। सर झटक कर वो भीगे कपड़ों के साथ ही टैक्सी में बैठ गए। करवट बदली तो आंख बिला वजह ही खुल गई। कमरा मुकम्मल तारीख था, और खामोशी ऐसी कि उसे अपने जिंदा होने पे शक सा गुजरा। आंखें बंद करके मसलीं और फिर पूरी तरह खोलीं, मगर अब की बार भी अंधेरा वैसा ही था। वो घबरा कर उठ बैठी थी। उसने सीमी को आवाज़ लगाई, कोई जवाब ना पाकर उसने नौशी को आवाज़ लगाई। इस बार भी खामोशी ही मिली। उसका दिल बंद होने लगा। बाहर टिप टिप की आवाज़ आई थी, शायद बारिश बरस कर अब रुकने लगी थी। बिजली भी इसीलिए चली गई थी। कमरे में एक आवाज़ गूंज रही थी, घड़ी की टिक टिक। उसने दिल पे हाथ रखा। ऐसी ही एक रात उसकी ज़िंदगी में पहले भी गुजर चुकी थी, जिस रात वो पैदा हुई थी। ऐसे ही अंधेरे में, ऐसी ही बारिश की टिप टिप के साथ। शायद इसीलिए अंधेरे का डर उसके अंदर उस टिक टिक की तरह बैठ गया था। हाथ पैर मारते उसने कुछ ढूंढने की कोशिश की, तभी उसका हाथ अपने सिरहाने पड़े फ़ोन से टकराया। उसने जल्दी से उठाकर वक्त देखा। सुबह के 4:45 हो रहे थे। उसने टॉर्च लाइट ऑन की। पसीने के कतरे माथे पे उभरने लगे थे। उसने नौशी के बेड की तरफ देखा, वो वहाँ नहीं थी। उसने अपने बेड की दाहिनी तरफ देखा, सीमी भी वहाँ नहीं थी। उसने रात को ज़िद करके सीमी को अपने पास सुला लिया था, वरना वो अपने कमरे में जाने के लिए कितनी ज़िद कर रही थी। ये दोनों कहाँ गईं? खुद से सवाल पूछा तो कोई जवाब न मिला। पैर नीचे उतारते वो उठ खड़ी हुई। आज उसे ना डर लग रहा था, ना खौफ आ रहा था, बस उसका दिल धड़क रहा था पूरी शिद्दत से, जैसे वो जानता था कि कुछ है जो ठीक नहीं है। नंगे पैर वो बाहर निकली। काली रात, अंधेरा, बारिश, बरामदे में लगा जर्द बल्ब पूरी ताकत लगाकर रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी कमज़ोर रोशनी उस तारीकी को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। अब उसे ज़रा खौफ आया था। फिर भी वो दौड़ते हुए दूसरे कमरे तक आई थी और दरवाज़ा ज़ोर से पीछे धकेला। वहाँ भी अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। सीमी, सीमी, तुम हो ना अंदर?
कमरे के वश में खड़ी वो यूं पूछ रही थी जैसे उसकी माँ अभी कहीं से निकल आएगी और कहेगी, हाँ पागल शीन, मैं यहीं हूँ, भला मुझे कहाँ जाना है। मगर ना तो माँ आई ना उसकी आवाज़। वो भाग भाग कर हर जगह देख रही थी। जब हाथ साइड टेबल पे पड़े ग्लास से टकराया और कांच का ग्लास छनाक की आवाज़ के साथ टूटा और कई टुकड़ों में बिखर गया। खामोशी में ये आवाज़ गूंजी जिसकी परवाह किए बिना वो पलटी। तभी कांच उसके पैरों में चुभा, लेकिन उस वक्त उसे परवाह नहीं थी किसी दर्द की। उसकी तो माँ खो गई थी, और जिसकी माँ खो जाए उसकी तकलीफ़ तो पैरों में कांच चुभने से कहीं ज़्यादा होती है। फिर फ़ोन से निकलती रोशनी कमरे के वश में पड़े लाल रंग पे गई। उसके कदम ढीले पड़े। वो चलते हुए करीब आई। उसके बाल चेहरे के इर्द गिर्द बिखरे थे। सलवट ज़दा नाइट सूट और हाथ में लरजता फ़ोन। वो नीचे बैठी और गौर से उस लाल रंग को देखा। खून। उसके लब हिले। खून की बदबू से दम घुट रहा था, मगर उसे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर खून को छुआ। एक सनसनीखेज लहर उसके वजूद में दौड़ गई। अकल को ज़रा होश आई तो उसने तेज़ी से उठाकर अलमारी का दराज खोला। वहाँ कागज़ बिखरे थे और एक फ़ाइल बेतरतीबी से पड़ी थी, जैसे कोई जल्दबाजी में खोलकर अंदर से रिपोर्ट्स निकाल कर ले गया हो। उलट पुलट कर देखा तो किसी सिटी हॉस्पिटल की फ़ाइल थी। ये किसकी हो सकती है, उसे समझने में वक्त दिक्कत हुई। शायद सिमी की होगी। फ़ाइल अंदर फेंकते वो पलटने लगी जब एक कागज़ उसके पैरों में गिरा। उसने उठाकर फ़ोन की रोशनी उस कागज़ पर डाली। जहाँ तक उसे समझ आया था वो उसकी माँ की मेडिकल रिपोर्ट थी। बस एक चीज़ उसके जहन में क्लिक हुई थी। उसकी माँ की आंखों के हल्के कमज़ोर वजूद, दिन ब दिन गिरती सेहत। सिर्फ 2 महीनों में उसकी माँ बहुत बदल गई थी, और वो सब कुछ देख भी रही थी। लेकिन उसका ध्यान इस बात की तरफ तो किया ही नहीं कि उसकी माँ का बुखार कोई मामूली बुखार नहीं था। उसे वो सब कुछ याद आने लगा। मोहल्ले की औरतों का आना और नौशी का उसे बातों में लगाना, सीमी का दूर दूर रहना। उसके हाथ कांप रहे थे। सूझबूझ तो रही थी। बस एक नज़र उसने हॉस्पिटल के नाम पर डाली और कागज़ फेंकते तेज़ी से बाहर निकली। पैर से खून बह रहा था। फ़ोन हाथ से छूट कर गिर गया और शीन अब्बास अंधाधुंध बिना दुपट्टे के सर के बीचों बीच भाग रही थी। सारा मंजर धुंधला सा हो गया था। पैर अपने आप मंजिल की तरफ दौड़ रहे थे। गीली सड़क पे पड़े छोटे बड़े पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वो पूरी तरह मुंह के बल गिरी। एक आह तक उसके मुंह से ना निकली। वो फिर से हाथ गीली ज़मीन पर टिकाते उठी और फिर भागने लगी। सुबह होने के करीब थी तभी अंधेरा गहरा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी और कितार में आगे पीछे चलती गाड़ियाँ, शोर। उसका जहन बंद हो चुका था। ना उसे कुछ दिखाई दे रहा था ना सुझाई। बस याद रहा तो इतना कि उसकी माँ खो रही है, उसकी माँ जा रही है। आईसीयू का हाल इस वक्त बिल्कुल अच्छा न था। मशीनों में जकड़ी वो मोम की गुड़िया जैसी शीन की माँ, जिसकी आंखें बंद थीं, ऑक्सीजन मास्क के रास्ते सांसें उनके अंदर दाखिल होकर उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रही थीं। वरना सच तो यही था कि कैंसर का मरीज़ खून की उल्टी करने के बाद 2-4 सांसों से ज़्यादा जी नहीं पाता। मगर फिर भी डॉक्टर्स चेहरों पर मास्क चढ़ाए, हाथों पर सफ़ेद दस्ताने पहने, तेज़ी से हाथ चलाते जाने कौन सा मौजा करने के चक्रों में थे। और उसी आईसीयू के बाहर एक तरफ नीलम मुमानी हाथ में तस्बीह लिए तेज़ी से विरत कर रही थीं। वकार मामू परेशान से बैठे थे और नौशी एक दीवार के साथ सहमी सी खड़ी थी। अली अभी अभी भागता हुआ आया था और नौशी से कुछ पूछ रहा था, लेकिन जिसकी माँ थी वो तो जाने कहाँ धक्के खाती फिर रही थी। नर्सें भाग रही थीं। हॉस्पिटल में रश कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। किसी के बच्चा हो रहा था, कोई मर रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था। घबराई हुई भागती दौड़ती दुनिया, और इसी दुनिया की एक वो बेचारी लड़की शीन अब्बास, जिसको रात सोने से पहले ये ख्याल तक ना आया कि कल उसकी माँ मर भी सकती है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है नौशी, तुमने शीन को क्यों नहीं कुछ बताया? अब क्या बचा था छुपाने को, जो तुम उसे यूं छोड़ कर आ गई? अली परेशान भी था और ज़्यादा परेशान था शीन का सोचकर। अली, वो सो रही थी, देखा था मैंने उसके चेहरे का सुकून। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस पुरसकून सोई शीन को जगाकर उसका सुकून छीन लूँ। कैसे बताती उसे कि उसकी दुनिया ही लुट गई है। जाने कितना वक्त हो गया था उसे भागते हुए। बादल उसके सर पे ज़ोर से गरजे थे। सारा लाहौर आज उदास था। सुबह सवेरे ही आज कुछ गलत होने जा रहा था। शीन के दिमाग में आज सदियों पुराने ख्याल भी आज आकर गुजर रहे थे, और उन्हीं ख्यालों के बीच उसे मालूम जब्बा का वो फ़कीर याद आया। तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, अनहोनी होने को है। उसे तो सारी दुनिया ही इशारे देती रही, उसे तो ख्वाब भी डराते रहे। वो क्यों चुप रही, वो क्यों समझ ना पाई? शायद जब हमारा दिमाग किसी बात पे यकीन रखता हो, उसे लाख इशारे तो वो शक नहीं करेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। और उसके दिलो दिमाग को जाने क्यों यकीन था कि उसकी माँ उसके साथ अभी सालों तक जीने वाली है, और उसकी माँ तो साल भी ना जी पाई। इसीलिए तुमने शीन का भरोसा तोड़ दिया।
नौशी और अली ने अपने अकब में एक टूटी फूटी आवाज़ सुनी। मोमानी ने सर उठाया और मामू अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शीन की हालत उस वक्त उजड़े काफले से भी बदतर थी। सर पे दुपट्टा न था, पैरों में जूते नहीं थे, जख्मी पैर खून से लथपथ थे, कपड़ों पे कीचड़ लगा था। वहाँ चलते फिरते आते जाते लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, कुछ तरस खा रहे थे, कुछ उलझ रहे थे। नीलम उमानी तेज़ी से आगे बढ़ी और अपना दुपट्टा खोलते उसे अपने साथ समेटने लगी। मेरी माँ कहाँ है? हाथ से मुमानी को पीछे करती वो आगे बढ़ी और फिर आईसीयू का दरवाज़ा देखकर रुक गई। मेरी माँ आईसीयू पहुँच गई और उसकी शीन सोई रह गई। कतरे टूटकर आंखों से गिरे तो मामू ने आगे बढ़कर उसके सर पे हाथ रखा। तेरी माँ बिल्कुल ठीक है शीन। वो अब भी उसे दिलासा दे रहे थे। बिल्कुल ठीक? लोग आईसीयू में नहीं होते मामू। उसकी आवाज़ मध्यम थी, टूटी हुई और कुछ हैरत ज़दा भी कि ये जो अभी वो देख रही है, क्या वो कोई डरावना ख्वाब है या हकीकत? मुझे मुझे अंदर जाना है, वहाँ अंदर है ना सीमी? उसने बड़ी आस से आईसीयू के दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं शीन, तुम अंदर। इससे पहले कि मामू कुछ कहते, डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। जाने दें इसे। डॉक्टर ने एक नज़र शीन को देखा और फिर वकार से मुखातिब हुए। मामू के हाथ ढीले पड़े तो शीन मछली की तरह हाथ से फिसलती निकल गई। डॉक्टर, वो 1% भी कोई चांस नहीं है मरीज़ा के बचने का। अजीब तो यह है कि जब आप जानते थे वो नहीं बचने वाली तो आपने उनकी बेटी को लाइल्म क्यों रखा? आप जानते हैं उसका उस पर क्या असर पड़ेगा। उसका दिलो दिमाग इस बात को नहीं मान पाएगा। यह धचका उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक होगा। आपने सिर्फ गलती नहीं की, जुल्म किया है उस पर। दुआ करें उसके लिए, क्योंकि मुझे आने वाले वक्त से डर लग रहा है मिस्टर वकार। वकार मामू के कंधे पे हाथ रखते डॉक्टर दूसरी तरफ मुड़ गया। कुछ नहीं होगा शीन को, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी उसे। हसीना आगे बढ़ी थी। माफ़ कीजिएगा आंटी, आप तो संभाल लेंगी, मगर आपका बेटा कहाँ है? पिछले 5 दिन से उसने पलटकर खबर ली कि शीन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और अभी तक वो गायब है। उसकी ज़रूरत है शीन को अभी, मगर वो उनके लिए तो शीन। अली, ये कौन सा वक्त है इन सब बातों का? नीलम उमानी ने अली को चुप करवाया तो हसीना भी चुप रह गई। जबकि नौशी ने बामुश्किल थूक निकला, तभी वो आगे बढ़ी और अली का हाथ थाम कर साइड में ले गई। तुम्हारा दिमाग सेट है ना अली? तुम खुद अपने एग्जाम्स में बिजी थे, तुम्हें क्या पता शीन इतनी बुद्धू है? तुम्हें पता है वो अरील भाई से तलाक मांग के आई है। क्यों? तुम लोगों को लगता है अरील भाई बहुत बुरे हैं, वो शीन को खुश नहीं रखते? ये वो पागल तुम्हारी बहन है। पिछले 5 दिन से अरील भाई रात को शीन के सो जाने के बाद पप्पो को हॉस्पिटल लेकर आते थे और उसके जागने तक वापस भी छोड़ आते थे। वो किसी साई की तरह हमारे साथ थे और बच रहे थे तो सिर्फ तुम्हारी पागल बहन की वजह से, जो उनके मुंह पर तलाक मांग कर आई है और वापस ना जाने की कसम भी खाकर आई है। वो जानते थे कि अगर वो शीन के सामने आए तो वह ज़रूर लड़ाई करेगी, मगर इससे पहले कि अली कोई सवाल करता आईसीयू की तरफ से शोर उठा था। वो दोनों उस तरफ भागे। जहाज़ बादलों से ज़रा नीचे हुआ तो धुंधले शीशे की विंडो से लाहौर झांकने लगा। फिर जैसे ही धूप उस शीशे पे पड़ी, सारी धुंध पानी बनकर बह गई और शीशा चमकने लगा। लाहौर अब साफ नज़र आ रहा था। जहाज़ ज़मीन की तरफ झुकने लगा तो दिल भी बैठने लगा। उस जहाज़ में बैठे लोग कितने खुश थे कि वो अपनी सरजमीन पे वापस लौट आए हैं। और एक यहाँ पुश्त पे सर टिकाए बैठे फवाद रहमान काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे। लोग बारी बारी उठकर बाहर निकलने लगे। एक वो थे जो अभी तक पुरसकून बैठे थे। दिन का इख्तिताम हुआ तो सारा लाहौर थक हार कर घरों को लौटने लगा। सूरज की तपिश कम होने लगी और गुलाबी उफक पे जामनी बादलों का असर पड़ने लगा। अरील रहमान का दिल उस शाम की मानंद बहुत उदास था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये उदास दिल लेकर वो कहाँ जाए। तभी हॉस्पिटल से निकलकर वो सड़क किनारे चलने लगा था। जहन बुरी तरह उलझ गया था। पिछली 2 रातों से वो सोया नहीं था। ना वो घर लौटा, ना उसने कुछ ढंग से खाया। वो जानता था शीन की ज़िंदगी में उसकी माँ की क्या अहमियत है, तभी वो उसकी माँ को हर सूरत बचा लेना चाहता था। मगर अभी वो डॉक्टर के मुंह से सुनकर आ रहा था कि ज़िंदगी तो क्या ही बचती, कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। ब्लैक शर्ट के कफ कोहनियों तक मोड़े, सुर्ख आंखों के साथ वो जब्त भी कर रहा था और बहुत थका हुआ भी लग रहा था। माथे पे बिखरे बालों को उसने उंगलियों में फंसाकर पीछे किया और नज़र उठाकर देखा। वो गैर इरादी तौर पे इस वक्त मोती मस्जिद के सामने खड़ा था। वो सीधा दरवाज़ा खुला था, तभी वो चलते हुए अंदर दाखिल हुआ। दूर दूर तक वहाँ कोई ना था। जगह जगह लगे मिट्टी के ढेर, बोसीदा दीवारें और दीवारों के साथ लगे जालों में अटके खुश्क पत्ते जो शायद आंधी में उड़कर लग गए थे। शाम के मलगजी अंधेरे में वो खाली सहन के साथ छोटे छोटे कदम उठाता पिछली तरफ को बनी बोसीदा सीढ़ियों पे आ बैठा। सामने बड़ा सा सहन था जहाँ शायद महीनों कोई ना आता होगा, और वो भी तो बिना सोचे समझे ही चला आया था कि जब ज़िंदगी इतना थका दे कि समझ ना आए इंसान कहाँ जाए, तभी इंसान थक हार कर कहीं भी बैठ जाता है। जैसे वो आज उस मस्जिद में आ बैठा था जिसके बारे में उसने सुना था कि यहाँ जिन्नों भूतों का कब्जा है। लोग यहाँ फजर और इशा की
नमाज अदा करने भी नहीं आते। कुछ लोगों का कहना है उन्होंने वहाँ जिन्नात को देखा है और उसने ये भी सुना था कि वो जिन्नात मुसलमान हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि वो लोगों की मदद करते हैं और उनकी मुश्किलें भी हल करते हैं। मगर उसका दिमाग तो बंद पड़ा था। कभी उसे शीन याद आती, कभी वो बिस्तर पे पड़ी उसकी मरने वाली माँ, और फिर अपना बाप। कुछ भी था, वो औरत उसके बाप की पहली मोहब्बत थी। वो जानता था उसका बाप आज भी उस औरत को याद करता है, और अगर किसी की मोहब्बत मर जाए तो उससे बड़ा दुख कौन सा होता है भला। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसके गम पे रोए, मरने वाले के या जिंदा रह जाने वालों के लिए। और शीन अब्बास को तो उसने कभी कोई खुशी दी ही नहीं थी। उसका इस दुनिया में एक ही सच्चा सहारा था, उसकी माँ, और वो भी जा रही थी। और वो इस वक्त उसे हौसला देने के बजाय, उसके साथ होने के बजाय यहाँ बैठा था। उसने सुर्ख आंखों से बहने वाले आंसुओं को गोद में गिरते देखा और अपना दर्द से फटता सर हाथों में गिराया। कोई हमारी बस्ती में इतना उदास बैठा हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। अपनी मुश्किल बताओ आशिक। अकब से एक भारी आवाज़ उभरी थी। उसने सर उठाया और गर्दन मोड़कर देखा। वहाँ कोई ना था। दूर तक वही बोसीदा पुरानी दीवारें। इतनी हैरत से मत देखो आशिक, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर कोई दर्द है। बताओ हमें। हम सामने आते हैं तो लोग हमसे खौफ खाते हैं, डर कर भाग जाते हैं, इसलिए हम पर्दे में रहकर उनका दर्द महसूस करते हैं। बताओ। उसे याद आया वो मोती मस्जिद में है, तो उसने जो सुना था वो सच था। वो अपनी जगह से उठा। बैठ जाओ आशिक, हम जानते हैं तुम भागने वालों में से नहीं। आवाज़ फिर गूंजी थी। शाम गहरी हो रही थी। एक जंगली कबूतरों का जोड़ा उड़ता हुआ आया और दीवार में हुए सुराख से अंदर घुस गया। शायद उसने वहाँ घर बना रखा था। अरील एक बार फिर बैठा और कुछ लबों पे जुबान फेरी। इश्क का रंग चढ़ गया है तुम पे, सब पे चढ़ता है, लेकिन तुम्हारे इश्क का रंग सबसे अनोखा है। जानते हो क्या रंग है तुम्हारे इश्क का? शाम के अंधेरे में वो आवाज़ किसी मंदिर में बजती घंटियों की तरह गूंज रही थी। अचानक से आंधी उठी थी। कुछ देर पहले तक तो उस आंधी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन हाँ, सुबह जब वो हॉस्पिटल से निकला था तब मौसम कदर बेहतर हो रहा था। लेकिन कल रात तो बहुत ख़राब मौसम रहा था। जब वो नौशी के साथ नसीम बेगम को हॉस्पिटल आया था तब तो तूफ़ान सा बरपा था। लेकिन उसने जाते जाते सोई हुई शीन को एक नज़र देखा था। कितना अजीब था। हर वक्त तूफ़ान बरपा किए रखने वाली की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया था और वो सो रही थी। एक होता है इश्क का लाल रंग। वो जो ख्यालों में खो गया था, उस आवाज़ के कानों से टकराने पर पूरी तरह चौंका। लाल इश्क, खून जैसा, ये तो बस जान ही लेता है। लेकिन मुबारक हो, तुम्हारा इश्क लाल नहीं होगा, तुम्हारा इश्क जान नहीं लेगा। शाएं शाएं की आवाज़ के साथ वो बुलंद भारी आवाज़ माहौल को बहुत पुरस्कार कर रही थी। हवा के दोष पे एक आध खुली लकड़ी की खिड़की ज़ोर से बंद हुई। अरील के दिल पे भी ज़ोर की ज़रब लगी। सफ़ेद, सफ़ेद रंग सुना है इश्क का, जो आँखों से ख्वाब, खुशियाँ, सुकून, हर चीज़ छीन लेता है और जिस्म से सारा खून चूस कर उसे खोखला और बेजान कर दे। जब जान तो ना निकले, मगर इश्क जिंदा लाश बनकर रह जाए। मगर की आवाज़ उसके कानों के इतने करीब से गुजरी कि उसे कान का पर्दा फटने का अंदेशा हुआ। सफ़ेद भी नहीं है तुम्हारे इश्क का रंग, और काला, एक होता है काला इश्क। अरील की सांस गले में ही अटक गई। उसे इतने गहरे काले अंधेरे में बहुत खौफ आया। आवाज़ उन बोसीदा दीवारों से टकरा टकरा कर आ रही थी। ये वो इश्क है जो शुरुआत में बहुत रंगीन होता है, सुनहरी सपने भरता है आंखों में, दिल को तितलियों के पीछे भागना सिखाता है, और फिर एकदम हर तरफ अंधेरा हो जाता है। सारी तितलियां गायब हो जाती हैं, सारे रंग फीके होकर उड़ जाते हैं और आंखें खाली वीरान काली हो जाती हैं, जिनसे पूरी दुनिया काली नज़र आती है। ये लाल रंग से भी गहरा होता है, इश्क का पक्का रंग, जो जिस पर चढ़ता है फिर उतरता नहीं जब तक कब्र में ना उतारते। तो क्या मेरे? इससे पहले कि वो अपने मुंह से दिल का सवाल निकालता, हवा के तेज झोंके के साथ वो भारी आवाज़ गूंजी। खामोश, हमारी बस्ती में सवाल पूछने का रिवाज नहीं है। सुनो चुपचाप, जो कहा जा रहा है वो खामोशी से सुनो, इसी में भलाई है। यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है, बिना सवाल किए। वो गज़बनाक आवाज़ इतनी ऊंची थी कि उसने कानों पे हाथ रख लिए। आंधी का जोर टूटा और एकदम से सन्नाटा छा गया। जर्द इश्क, जर्द रंग है तुम्हारे इश्क का, हर इश्क का निचोड़, लाल, सफ़ेद, काला, सब का असर होगा तुम्हारे इश्क पे। लेकिन वो जो अपनी जगह साकित सा रह गया था, उस लेकिन पे चौंका। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, भला ये कैसा इश्क है, आज तक नाम नहीं सुना उसका। घबराओ नहीं, हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो कि ये कैसा इश्क है, ये कौन सा रंग है। हाँ, आज तक लोग 3 रंगों के इश्क से मिले थे, अब लोग जर्द इश्क से मिलेंगे, लेकिन बरसों के बीमार जैसा,
जिसके सारे शरीर का खून पानी से मिलकर एक हो गया हो, किसी जख्म से रस्ते पीप जैसा गंदा बदबूदार जर्द रंग, या टहनी पे लगे किसी ऐसे जर्द पत्ते की तरह जो जर्द तो हो चुका हो मगर ना गिरता हो ना हरा होता हो। तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा। तुम उसको पाना चाहोगे, मगर तुम जितना उसके करीब जाना चाहोगे उतना ही उससे दूर चले जाओगे। किसी सदियों के बीमार शख्स जैसा हाल होगा तुम्हारा, जो मौत मांग रहा हो और उसकी सांसें बढ़ती जा रही हों। तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहकर किसी मौजे का इंतज़ार करोगे, और मौजे हो भी जाते हैं, मगर ऐसा इश्क लाहौर ही की तारीख में एक बार पहले भी हुआ था। वहाँ ना कोई मुआवजा हुआ, ना उम्मीद पूरी हुई। उसने सर चारों तरफ घुमाया। उस वक्त उसे एक ही शख्स याद आ रहा था, उसका बाप फवाद रहमान खान, और सिटी हॉस्पिटल में पड़ी वो औरत। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई मुआवजा भी नहीं हो सकता। उसकी आंखों में वहशत उतरने लगी। वो तेज़ी से उठा, वो होश में लौटा, और उसे याद आया वो कहाँ आ गया है। उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। क्या कुछ हो गया होगा उसके पीछे। आवाज़ आना अचानक बंद हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च लाइट ऑन की और तेज़ी से कदम उठाने लगा। हॉस्पिटल में अजीब भगदड़ सी मची हुई थी। कॉरिडोर के उस सिरे पे एक औरत चीख चीख कर रो रही थी। कभी सर पीटती, कभी सीना। उसकी चीखों से सारा हॉस्पिटल घबरा सा गया। पता चला उसकी जवान बेटी की मौत हो गई है। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पे नीचे फर्श पे चुप बैठी शीन ने गर्दन मोड़ कर देखा। उसकी आंखें किसी भी एहसास से आ रही थीं। जहन में कुछ देर पहले होने वाला वाक़या चल रहा था। भाभी, मेरी मेरी शीन का ख्याल रखना। अली, अपनी बहन का ख्याल रखना। नौशी, अपनी बहन का ख्याल रखना। हसीना, वो दर्द से सर पटक रही थी। मेरी मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो अपने करीब खड़े हर शख्स को देखकर एक ही बात कह रही थी, क्योंकि उनके पास एक ही कीमती चीज़ थी। सीमी, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं हुआ तुम्हें? देखो, शीन आ गई है ना। शीन, तुम्हारी बहादुर बेटी। सीमी, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें फ़ख्र है तुम्हारी बेटी कमज़ोर नहीं है। सीमी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उठो, हम घर चलते हैं, इतने काम पड़े हैं। और सीम, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता चाहिए। और शिशिर, शीन, अपना अपना ख्याल रखना। अरिल अरिल का ख्याल रखना। वो बहुत अच्छा है। उनके लबों पे बस वही लफ्ज़ थे। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। अल्लाह अल्लाह, मेरी शीन का ख्याल रखना। नहीं नहीं सीमी, मेरा क्या होगा? तुम कहाँ जा रही हो? तुम। इससे पहले कि शीन कुछ कहती, नसीम बेगम के अंदर से खून का फवारा फूटा और सारा खून शीन के हाथों पे गिरा। बेड की सफ़ेद चादर खून में रंग गई और हर तरफ बस अफरा तफरी से मच गई, मगर शीन वहीं साकित हो गई। नसीम के लब हिल रहे थे, जैसे शायद उन्हें कलमा नसीब हुआ था, और उसके साथ ही रूह अपने ठिकाने की तरफ परवास कर गई। बर्फ़ की सिल जैसा ठंडा हाथ शीन के खून से रंगे हाथों पे गिरा, और दूसरा हाथ शीन के हाथ में था। वो हमेशा कहती थी, सीमी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और आज वो अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़े बैठी थी। और उसकी माँ चली गई थी। माएँ चली ही जाती हैं। सब भाग रहे थे, रो रहे थे, उथल पुथल सी मची थी, और वो अपनी जगह से हिल भी ना पाई। तकलीफ़ इतनी थी कि लग रहा था जान निकल जाएगी, और जान थी कि निकल ही नहीं रही थी। अब उसकी माँ को डेड बॉडी बनाकर घर भेजने की तैयारियां हो रही थीं, और वो कॉरिडोर में बैठी लोगों को देख रही थी। उस लड़की की डेड बॉडी को उसकी नज़रों के सामने से ले जाया जाने लगा। उसकी माँ गिरती पड़ती पीछे भाग रही थी, तो दिल के किसी कोने में तकलीफ सी हुई। यही तो ज़िंदगी है, किसी की माँ मर गई और कोई माँ को मार गई। उस वक्त लाहौर में एक बार फिर बारिश मूसलाधार बरसने लगी थी। बाजार के दोनों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची शॉप्स खुली थी और काफ़ी रोशन थीं। लंबी सुरमई सड़क पानी से भर चुकी थी। लोग अफरा तफरी में भागते कुछ दुकानों में पनाह ले रहे थे, कुछ दुकानों के सामने बने छत्तों के नीचे खड़े थे, और कुछ अभी तक पानी में तेज़ तेज़ चल रहे थे, जैसे बहुत ज़रूरी काम हो और रुकने का वक्त ना हो। उसी बाजार में खड़े फवाद रहमान के कान से लगा फ़ोन नीचे गिरा और पानी में डुबकियाँ खाते गायब हो गया, और वो अंधाधुंध भागने लगे थे, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। और फिर वो सीधा सिटी हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में जाकर रुके थे, जहाँ उस वक्त हसीना फ़िक्रमंदी से टहल रही थी। दीवार के साथ नीचे खामोश बैठी शीन और उसका सर थपथपाती नीलम मोमानी, और दूसरी तरफ बैठी नौशी। आंखें सबकी नम थीं और चीखें जैसे सीने में दबा ली गई थीं। फवाद रहमान की सांस बुरी तरह फूली हुई थी। तभी कॉरिडोर के सिरे पर रुककर उन्होंने एक नज़र सबको देखा, और फिर झुककर घुटनों पे दोनों हाथ रखते गहरी सांस लेने लगे। शीन ने गर्दन मोड़कर उस अजनबी शख्स को देखा, और हसीना तेज़ी से फवाद की तरफ बढ़ी थी। बहुत देर कर दी आपने। क़याम के अंदाज में झुके फवाद रहमान ने हॉस्पिटल के फ़र्श को देखते ये अल्फाज सुने थे। हसीना की रुंधी हुई आवाज़ में अदा होने वाले ये चंद अल्फाज जिस्म से जान निकाल देने के लिए काफ़ी थे। अगले ही पल वो सीधे हुए और हसीना की आंखों में तैरती नमी को देखा।
उन्होंने इस बात में सर हिलाकर अपने अल्फाज के सच्चा होने की तस्दीक की। चली गई वो। कब से रुका आंसू आंख के किनारे से निकलकर गाल पे बह गया। अपने थके वजूद को घसीटते फवाद रहमान उस कमरे के सामने आ खड़े हुए जिसके अंदर उनकी पहली मोहब्बत मरी पड़ी थी। शीशे के दरवाजे से झांकते उन्होंने अपने दिल को तकलीफ़ से गुजरते पाया, मगर जाने क्यों आज उस तकलीफ़ में सुकून था और सब्र, जैसे शायद अल्लाह यही चाहता था कि फवाद रहमान वापस जाकर उस डर से आज़ाद हो जाए। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा हो गई है और उस औरत के मरने पर उनको सिर्फ इतनी तकलीफ़ हो रही है जैसे कोई सदियों का बिछड़ा मिलकर बिछड़ गया हो। अपनी बात की पक्की निकली तुम नसीम अब्बास अली। तुमने ठीक कहा था कि अब फासले इतने बढ़ गए हैं कि सिर्फ मौत ही उनको मिटा सकती है, लेकिन तुम कितनी पागल थी, जानती नहीं थी कि मौत तो फासले बहुत बढ़ा देती है। उनके लब हिल रहे थे। फर्श पर बैठी शीन ने वो अल्फाज साफ साफ सुने थे और सर उठाकर उस अजनबी शख्स को देखा। सीमी, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तेरा बुढ़ा दिखता कैसा था? शीन, मुझे अरील में वो शख्स नज़र आता है, उसकी आंखें बिल्कुल अरील जैसी थीं। तो तुमने मेरे लिए भी वैसा ही शख्स ढूंढ लिया सीमी। ऐसी आंखों वाले धोखा ही देते हैं, वो कभी साथ नहीं निभाते। ग्रे आंखों वाले दोगले होते हैं सीमी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया शीन। तो ये है वो शख्स। अपनी नज़रें दोबारा नीचे करते उसने दिल में सोचा। फवाद रहमान दरवाजे से हटे, नीचे शीन के पास बैठे वो और उसके सर पे हाथ रखा, मगर ज़ुबान खामोश रही क्योंकि कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो वो तसल्ली के लिए अदा करते। शीन ने 50 साल के उस मर्द की ग्रे आंखों में देखा। ऐसा क्या था उस बुढ़े में सीमी जो उसकी मोहब्बत तेरे दिल से आज तक नहीं निकली? तुम अगर उससे मिल पाती तो देख लेती, उससे बिला वजह ही मोहब्बत करने को जी चाहता है। आज उसने देख लिया था वो शख्स, लेकिन फ़िलहाल उसे कुछ नहीं सूझा। उसे अजीब लगा तो वह फवाद रहमान के करीब से उठकर दूर हुई। कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन फवाद रहमान को वो रूठी हुई सी लगी। एक बात अजीब थी, नसीम अब्बास की बेटी की उससे ज़्यादा खूबसूरत तो थी, मगर वो अपनी माँ जैसी नहीं थी। वो कुछ भी अपनी माँ की तरह नहीं थी। उसकी माँ की आंखें काली थी, गहरी काली मकनातीस जैसी, अपनी तरफ खींचती हुई, मगर ये क्या, उसकी बेटी की आंखें नीली थीं। लाहौर आते ही तिलसिस को बुखार चढ़ गया था। नई जगह, नया घर, नया माहौल, उसे कुछ रास नहीं आया था। गुल परेशान सी होकर रह गई थी, तभी आज वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। ये अस्पताल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था और उस वक्त वो तिलसिस का चेकअप करवा चुकी थी। अब उसका हाथ थाम कर वो घर लौटने को थी जब उसने पार्किंग एरिया की तरफ शोर सुना। उसने पलट कर देखा तो उसे कुछ लोग रोते हुए दिखाई दिए। शायद किसी का कोई मर गया था और किसी के मरने पे तो ऐसा ही शोर होता है। उसने सर झटका और वापस मुड़ने लगी जब उसकी नज़र एक लड़की पे ठहरी जो निढाल सी चल रही थी। किसी दूसरी लड़की ने शॉल उसके कंधों पे उड़ाते उसे थाम रखा था। वो लड़की रो नहीं रही थी, बस इर्द गिर्द खाली नज़रों से देख रही थी। तिलसिस, आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। करीबी बेंच पे तिलसिस को बिठाते उसने दवाई वाला शॉपर उसके करीब रखा और शीन की तरफ बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम शीन, आप यहाँ? उसका अंदाज़ा ठीक था, वो लड़की शीन ही थी जो मालम जब्बा में उनके घर आई थी। शीन ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और जहन पे जोर डालते कुछ याद करने लगी, क्योंकि फ़िलहाल उसका जहन बंद हो चुका था। तभी उसे सब याद आ गया, मालम जब्बा, वो बंगला और उसके साथ बना वो घर जो गुले शहर का था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप गुल? दादो कैसी हैं? नॉर्मल लहजे में पूछते वो मोहब्बत से गुल के गले लग गई। एक बार फिर उसके सारे वजूद में सुकून की लहर दौड़ गई। पता नहीं क्यों जब जब वो मुश्किल में तन्हा और डरी हुई होती तो अल्लाह उसके लिए उस लड़की को भेज देता जिसके वजूद से लिपट कर सारा डर ख़त्म हो जाता। अभी भी जैसे दर्द ख़त्म होने लगा था। हसीना, नीलम, उमानी और नौशी तीनों हैरत से उन दोनों को देख रही थीं। उनकी शक्लें इस कदर मिलती थी कि कोई भी ये ना कह पाता कि उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं आपस में। फिर वो दोनों जुदा हुई। गुल, आप लाहौर में और इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तिलसिस को बुखार था तो उसे के चेकअप के लिए आई थी। शीन, लाहौर ही मेरा शहर है इस जिससे मैं बिछड़ गई थी, और एक बार फिर किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। लेकिन खैर, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुल ने चारों तरफ देखते हैरत से पूछा। वो मेरी माँ है ना, उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा उसे घर ले जाएं, तो बस हम जा रहे हैं। उसके इस कदर सुकून से कहने पर इर्द गिर्द खड़े उसके अपनों के दिल पे तेज़ धार छुरियाँ सी चली। डॉक्टर के मुताबिक उसे शौक़ लगा था और उस शौक़ की वजह से वो उस मंज़र को भूल चुकी थी जब उसकी माँ ने उसके सामने दम तोड़ा था। उसे बस उससे पहले वाला वक्त याद है कि उसकी माँ बीमार थी और वो यहाँ आई थी। उसके दिमाग ने उस मौत को कबूल ही नहीं किया। शीन, तुम्हारी माँ ठीक नहीं, मर चुकी है। नौशी आगे होते उसे झंझोड़ कर बोली, और तभी गुल को धचका लगा था।
शट अप नौशी, तू मर जा, कि शर्म नहीं आती मेरी माँ के लिए ऐसा कहते। गुल, देखो ना, मेरी माँ घर चली गई है, वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। अभी मैं घर जाऊँगी तो वो कितना डांटेगी कि नाश्ता किए बिना गायब हो गई। फिर कहेगी शीन मेरी कोई बात नहीं मानती। ये देखो, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, अब तो बहुत डांटेगी। गुल, तुम अपनी चप्पल दे दो मुझे। और तुम नौशी, दफ़ा हो जाओ, तुमसे नहीं करनी बात मैंने। कब से कह रही है तेरी माँ मर गई, तेरी माँ मर गई। कोई ऐसे बोलता है किसी को? वो बोलने पे आई तो बोलती गई। हसीना और नीलम उमानी बॉडी के साथ ही घर चली गई थीं, क्योंकि उस वक्त शीन किसी भी तरह उस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी माँ मर चुकी है। तभी वो लोग उसके पास अली और नौशी को छोड़ गए थे। आप ही मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता आप कौन हैं या शीन को कैसे जानती हैं। नौशी ने अपना चेहरा गुल की तरफ मोड़ा। मैं शीन की मामू की बेटी हूँ। मेरी फुप्पो को कैंसर हुआ और हमने शीन से उनकी बीमारी छुपाई रखी, लेकिन आज उनकी मौत शीन के जहन पे शौक बन के गुजरी है। उसका जहन इस मौत को तस्लीम ही नहीं कर पा रहा। गुल के कदम पूरी तरह लड़खड़ाए। माँ के मरने का दुख उससे बेहतर कौन जानता था। उसे शीन की वो बातें याद आईं जो उसने मालूम चप्पा में अपनी माँ के बारे में बताई थीं। कैसे उसकी ज़ुबान पे सिर्फ अपनी माँ का ही जिक्र था। तब गुल ने कहा था, मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा तो तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलना है। और आज गुल ने हाथ की प्याले में शीन का चेहरा लिया और नम आँखों से उसे देखा, फिर उसे अपने गले से लगा लिया। अरे गुल, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उसकी आवाज़ में हैरत थी। तभी गुल उससे जुदा हुई और शीन की आंखों में देखा। शीन, आपकी माँ। आंसू गले में अटक कर अल्फाज साथ छोड़ गए। अरे आप रोए नहीं गुल, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, हम घर जा रहे हैं। नहीं शीन, वो चली गई। ऐसे मत कहो गुल, प्लीज़। मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसने वादा किया था कि वो मुझे साथ लेकर जाएगी। शीन को बुरा लगा, वो नाराज़ हुई थी। माएँ चली जाती हैं शीन, वो नहीं आती वापस। मैंने देखा है जाते अपनी माँ को। गुल चीखी थी और उस वक्त पार्किंग एरिया में उनके करीब खड़े लोगों के दिल भी रोए थे। लेकिन आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ ना, वो अगर जाती तो मुझे बता कर जाती। नहीं, मेरी माँ ऐसे नहीं जा सकती। एक मुश्किल आज़ार लग गया था आपकी माँ को शीन। ऐसा आज़ार जिसका इलाज सिर्फ मौत है। कैंसर जिस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये सामने तब आता है जब ये आखिरी स्टेज पे पहुँच जाए। और इस आज़ार ने उनकी जान ले ली। इस हकीकत को जितनी जल्दी कबूल कर लोगी उतना ही दर्द कम होगा शीन। गुल के नरम अल्फाज शीन को बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन गले अगले ही पल वो झुम कर ज़मीन बोस हुई। बाप तेरा, लुकमा अजल। 4 घंटों की बेहोशी के बाद शीन को होश आया तो उसे घर लाया गया। उस घर में जिस घर को नसीम अब्बास अपनी जन्नत कहती थी, जिस घर को उसने कभी नहीं छोड़ा, ना तब जब वो भरी जवानी में बेवा हुई और ना तब जब उसकी बेटी ब्याह कर चली गई और वो अकेली पड़ गई। उस छोटे से घर में एक बार उसकी डोली उतरी तो मैयत बनकर ही निकली। सहन के बीचों बीच वो चुत लेटी थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन कितना रो रहा है, कौन कितना उदास है, कौन कितना दुखी है। और जिसकी उदासी से, जिसके रोने से उसे फ़र्क पड़ता था, आज वो उससे भी बेखबर थी। पूरा घर लोगों से भरा था, जैसे सारा लाहौर उस मौत पे जमा होकर आया हो। माँ की चारपाई के करीब आते ही उसकी ऐसी चीखें निकलीं कि पूरा लाहौर गूंज उठा। कितने लोग उसे पकड़ पकड़ कर बिठा रहे थे, शांत कर रहे थे, मगर उसके लब एक ही रट लगाए हुए थे, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। आज तक की तारीख में बड़े बड़े जनाजे उठे होंगे, मगर ऐसा मरना लोगों ने कभी ना देखा होगा, क्योंकि शायद आज से पहले लोगों ने शीन जितना शिद्दत से रोता किसी को ना देखा होगा। और उसके रोने पे कोई आंख खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हजूम से आवाज़ आती कि खुदा के लिए कोई इसे चुप करवाओ, मगर शीन की चीखों में वो आवाज़ दब जाती। वो अपनी माँ से बहुत कुछ कहना चाहती थी कि सीमी उठो, मुझसे बातें करो, मुझे खाना खिलाओ, मेरे बाल बनाओ, मुझे डांटो, कुछ भी करो, मगर उठ जाओ। लेकिन वो उन लफ्ज़ों से आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि लोगों, मेरी माँ मर गई। शायद वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। आज उसे लुकमा अजल का मतलब समझ आया। आज उसे पता चला कि किसका मर जाना कैसा होता है। तुम रोते हो मरने वालों पर, बेबसी देखो जीने वालों की। जनाजे का वक्त हुआ तो कलमा शहादत का व्यर्थ होने लगा और उसी गूंज में मैयत को उठाया गया। मत लेकर जाओ मेरी माँ को, खुदा के लिए मत लेकर जाओ। उसकी आवाज़ कहाँ कोई सुन पा रहा था। नौशी ने उसे थामा। नौशी, वो मेरी सिमी, मेरी माँ। वो गहरी सांस ले रही थी। शीन, शीन, सब्र करो, चुप कर जाओ। गुल ने उसे अपने साथ लगाया। गुल, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। वो बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से बोल रही थी। वो जनाजे के पीछे भागना चाह रही थी, मगर उसकी सांस उखड़ने लगी थी। शीन, पानी, पानी पियो। गिरती पड़ती हसीना ने कहीं से पानी का ग्लास पकड़ा और उसके मुंह से लगाया, जिसे उसने हाथ से परे फेंका। मैं मरने लगी हूँ, मुझे अपनी मम्मा। फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हुआ और वो आंखें मूंद गई। शीन, सबकी एक साथ चीख निकली।
भीड़ में एक बार फिर हलचल सी मच गई थी। उस घर पे कयामत टूटी थी, और कयामत तो जब टूटती है तो ऐसा ही होता है। 48 घंटे हो गए थे उसे वेंटिलेटर पे बेसुध पड़े, मगर जरा उसकी हालत नहीं संभली थी। गुल 3 दिन से उसके साथ किसी साय की तरह थी। देखिए मिस्टर, हमने इस लड़की के लिए दिन रात एक कर रखा है। आज से पहले ऐसा केस हमारे पास आया ही नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, मगर ना उसे होश आ रहा है और ना ही सांस। डॉक्टर इस वक्त घबराहट का शिकार था। कभी वो सामने पड़ी फाइल देखता और फिर उस शख्स के चेहरे को। मसला समझिए डॉक्टर, इससे पहले कि मसला बढ़ जाए, और अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो याद रखिएगा, आपका हॉस्पिटल तो सील होगा ही, आपके लाइसेंस भी कैंसिल होंगे। तो उस लहजे में कहते उसने टेबल पे हाथ मारा। थोड़ा सा वक्त दीजिए मिस्टर अरील, कुछ नहीं होगा उसे। अपनी बात मुकम्मल करते हुए डॉक्टर अपनी जगह से उठते बाहर की जानिब भागा, और अरील ने वहीं सर कुर्सी की पुश्त पे गिराया। उसे मोती मस्जिद में होने वाला वाक़या याद आया। जर्द है तुम्हारे इश्क का रंग, किसी जख्म से निकले बदबूदार गंदे पानी जैसा। उम्मीद है मौजा हो भी जाए, मगर उम्मीद टूट भी जाती है। मौजा नहीं भी होता, तुम मरोगे नहीं, तड़पोगे। कैसा हौसला दिया गया था उसे, नामुकम्मल, अधूरा। तुम्हें उठना होगा शीन अब्बास, मैं जानता हूँ तुम बहुत ढीठ हो, इतनी आसानी से तो नहीं मरोगी। तुम्हें बस लोगों को तंग करना आता है, बहुत बोलने की आदत है ना तुम्हें, तो आज इतनी खामोश क्यों हो? मेरे कानों को तुम्हारी बकवास सुनने की आदत हो गई है, उठ जाओ। उस नीम तारीख कमरे में उसका चेहरा बहुत मध्यम नजर आ रहा था। अरील ने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन करके शीन के चेहरे पर टिका दी। पूरी दुनिया में सिर्फ उस शख्स को मालूम था कि वो बंद अंधेरा कमरों में खौफ खाती है। उसे क्लेस्ट्रोफोबिया था, बंद कमरों से खौफ खाना, और पूरी दुनिया उसे उस बंद अंधेरे कमरे में छोड़कर अपने अपने कामों में मसरूफ़ थी। बहुत थोड़े वक्त में बहुत सारा जान गया था वो उसे। शीन के दिल को हौसला मिला कि जैसे कोई उसके साथ है, और ये हौसला उसे हमेशा एक शख्स के पास होने से मिलता था। आज 5 दिन बाद हसीना अपने घर आई थी। थोड़ी देर के लिए फवाद रहमान घर में ही थे, बस अरील नहीं था। वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता लग रही थी। बतूल ने कॉफ़ी के 2 मग लाकर टेबल पे रखे। हसीना ने अपना बैग बतूल को थमाया और सीधी होकर सोफे पे बैठी। जो गलती आपने की थी वही आपका बेटा दोहरा रहा है। कॉफ़ी का कप उठाते उन्होंने शिकायती अंदाज में कहा। कौन सी गलती? जो आपने शीन की माँ के साथ किया वही आपका बेटा शीन के साथ कर रहा है। आपको पता है वो अभी कहाँ है? मेरा बेटा गलतियाँ नहीं करता, वो अपने पीछे ऐसा नहीं छोड़ता जिसका उसे कल को पछतावा हो। उनके चेहरे के सुकून पे हसीना ने हैरत से उन्हें देखा। इस वक्त शीन को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए इस वक्त वो शीन के पास है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपको फ़ोन आया था उसका? हसीना किसी भी तरह उनकी बात पे यकीन न कर पाई। नहीं, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसे। अपने बाप की गलती से उसने सारी ज़िंदगी के सबक याद कर लिए हैं, और फवाद रहमान का यकीन उसने जीत लिया था। अस्सलाम वालेकुम। धीमी चाल से अरील लाउंज में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे तुम? हसीना ने छूटते ही पूछा। अरील ज़रा रुका, एक नज़र अपने बाप को और फिर हसीना को देखा। उसे होश आ गया है, जाकर मिलने। हसीना के सवाल का अधूरा सा जवाब देते वो अपने रूम की तरफ चल दिया, तो फवाद रहमान ने हसीना को जताती नज़रों से देखा। ये फ्रांस गया हुआ था ना? पता नहीं क्यों हर बात का उलझा कर जवाब देता है। चले, मैं फ़्रेश होकर जा रही हूँ, आप भी शीन से मिलने आइएगा प्लीज़। कॉफ़ी का मग वैसे का वैसा ही भरा टेबल पे छोड़कर वो उठ गई। बनफशी रंगों से सजे उफक पे धीरे से आंखें खोलते अंगड़ाइयाँ लेता सूरज तलू हो रहा था। दीवार गिर शीशे के सामने खड़ा अरील गीले बालों में ब्रश फेर रहा था। सफ़ेद शर्ट के साथ बटन खुले थे। ब्रश टेबल पर रखते वो बटन बंद करते मुड़ा और अपने बेड की तरफ देखा। बिस्तर किसी भी शिकन से पाक था, क्योंकि उसकी रात तो राइटिंग टेबल पर बैठे ही गुजर गई थी, और अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है जब उस कमरे में एक और वजूद भी होता था, जो 10 बजते ही लाइट ऑफ कर देती और कैसे भी करके अरील सब्र के घूंट भर कर अपना काम रोक देता। उसने सर चटकते बेड पे पड़ा कोट उठाया और उसे पहनते एक बार फिर खुद को आईने में देखा। झुक कर जूते पहने और फिर किसी भी सोच को जहन में आने से रोकने के लिए टेबल पे पड़ी घड़ी उठाई, फ़ोन जेब में रखा और साथ ही गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। नाश्ते की टेबल पे उस वक्त कोई भी नहीं था। अजीब बात थी, उसने रुक कर देखा और फिर कुछ सोचते बतूल को आवाज़ दी। हसीना बाजी तो रात को ही चली गई थी शीन बाजी के पास, और बड़े साहिब सुबह फजर से थोड़ी देर बाद ही निकल गए थे। आपके लिए नाश्ता लाऊं? झुकी नज़रों के साथ बतूल ने सारी बात बताई और फिर नाश्ते का पूछा। नहीं, अगर बाबा वापस आकर मेरा पूछें तो बता देना ऑफिस गया है, तेज़ लहजे में कहते वो लंबे टक भरता निकल गया और बतूल फिर से किचन की तरफ मुड़ गई। उसके ऑफिस को जाती सड़क पे गाड़ी तोड़ रही थी। मौसम कदरे बेहतर हो गया था, बारिश नहीं हुई थी। आज गाड़ी की पिछली सीट पे वो सर पीछे किए बैठा था। नज़रें खिड़की से बाहर कुछ खोज रही थीं।
दिमाग एक ही नुक्ते पे अटका था कि और इससे पहले कि वो उलझा ही रहता, फुटपाथ के किनारे बैठे शख्स ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और फिर उसके हुक्म की तामील होते ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और उस शख्स के करीब आया जिसके सामने ढेर सारे पिंजरे पड़े थे, जिनके अंदर कुछ चिड़ियाँ थीं, कुछ तोते जो चिल्ला चिल्ला कर आज़ादी मांग रहे थे। ये कितने में दोगे? बगौर परिंदों को देखते अरील ने पूछा। साहिब, ये बड़े तोते 7,000 का एक जोड़ा है और ये छोटे, ये दोनों पिंजरे परिंदों समेत कितने के हैं? उसने उस आदमी की बात टोकते पूछा तो आदमी ने हैरत से उसे देखा, फिर कंधे पर रखी चादर जो बार बार हवा से उड़ रही थी उसे उठाकर बगल में दबाया और अपना माथा उंगली से खुजाया, जैसे समझ ना आई हो कि कितना बोले, क्योंकि शक्ल और हुलिये से तो सामने खड़ा शख्स अमीर ही लग रहा था। अब कीमत भी उसी हिसाब से मांगना बनती थी, लेकिन उसके कुछ भी बोलने से पहले अरील ने एक छोटा सा पिंजरा उठाया और दरवाज़ा खोलकर सारे पंछी आज़ाद कर दिए। साहिब, तुम सोच लो कितना मांगना है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सारे परिंदे बारी बारी बाहर निकलकर खुली फिजा में अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ने लगे तो फुटपाथ पे बैठा शख्स हिसाब किताब छोड़कर उनको उड़ता देखने लगा। कितने खुश हो गए थे वो आज़ादी पाकर। अरील ने झुककर दूसरा पिंजरा उठाया और उस शख्स ने अरील का चेहरा देखा जिसने उन्हें उस कैद से रिहाई दिलाई थी। जाने उसे दुख क्यों हुआ कि उसने उन परिंदों को कैद क्यों कर रखा था। कितने खुश हो गए थे आज़ादी पाकर। और पंछी तो हवाओं में उड़ते ही अच्छे लगते हैं। उसने सोच लिया था आज से वो कोई और बिजनेस शुरू करेगा। किसी की बेबसी को बेचना और किसी की ज़िंदगी की सौदेबाजी करना कितना बुरा था। एक ये शख्स भी तो है जो जाने कहाँ से आया और एक ही पल में कितनों को आज़ादी देकर जा रहा है। यहाँ बैठे उसने आज तक एक सबक याद कर लिया था कि ज़िंदगी ज़िंदगी देने का नाम है। आसमान में उड़ते परिंदों को देखते उसे एहसास हुआ। अरील ने हाथ नीचे किए, उसके हाथ में खाली पिंजरा था। वो उसे गौर से देखने लगा। किसने बनाया होगा ये पिंजरा? कितने पत्थर दिल होते हैं ना, किसी के लिए कैद खाने बनाने वाले, किसी की आज़ादी को ख़त्म करने वाले। हाथ कितने बुरे होते हैं। उसने पिंजरा उस शख्स को दोबारा थमाना चाहा जब वो बोला, भाई हम इस पिंजरे का क्या करेंगे अब? वो शर्मिंदा सा बोला, पहले क्या करते थे? वो सर्द लहजे में बोला, ज़िंदगी में अपनी गलती का एहसास होने का एक ख़ास वक्त होता है और आपको आपकी गलती का एहसास करवाने के लिए उस ख़ास वक्त में अल्लाह किसी ख़ास को भेजता है। अब वो ख़ास जल्दी आए या देर से, मगर आता ज़रूर है। कुछ वक्त पहले ये बात मुझे मेरी माँ ने कही थी। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती क्या है। आपने मुझे बताया कि मेरी गलती क्या है। मुझे एहसास दिलाया कि परिंदों को कैद करने वाला कोई पिंजरा नहीं बना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं इन परिंदों को पकड़ कर लाया था, लेकिन घर पहुँचने से पहले आपने वो आज़ाद कर दिए। कोई पकड़ता है और कोई छोड़ देता है। किसी के हाथ में कैद करना लिखा है और किसी के हाथ में आज़ादी। तो अभी मुझे एहसास हुआ है कि कैद ही क्यों, आज़ादी क्यों नहीं। वो आदमी पता नहीं उदास था, खुश था या शर्मिंदा, मगर उसकी आंखों में निदामत के आंसू थे। अरील ने हैरत से उसे देखा। भला उसका ऐसा इरादा तो ना था कि किसी को शर्मिंदा करे। वो तो बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था जो किसी सूरत कम ना हो रहा था। लगता है आप बहुत कम बोलते हैं, बल्कि बोलते नहीं करके दिखाते हैं। अपनी चादर उठाते वो शख्स उठा और कपड़े झाड़ने लगा। ये तुम्हारे पैसे, और तुम इस गिल्ट में मत रहो कि तुम जो करते थे वो कोई गलती थी। बिजनेस बिजनेस होता है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा क्या होता है। खुश रहो। अपनी बात मुकम्मल करते वो पलटा और गाड़ी में जा बैठा। पीछे खड़े शख्स ने उलझ कर उसे जाते देखा। अजीब आदमी है, तारीफ पे भी खुश नहीं हुआ। घर चंद कदम की दूरी पे था, लेकिन जिस्म में हिम्मत न होने के बराबर थी। 3 दिन और 3 रातें उसने जाग कर काटी थी। सारी तवानाई ख़त्म हो चुकी थी। तभी आज हसीना ने उसे ज़बरदस्ती घर भेजा। 3 दिन से वो मुसलसल हॉस्पिटल में थी और दिलजिज़ दादों के साथ घर थी। वो जानती थी दिलजिज़ उसके बिना इतनी देर नहीं रह सकती, इसलिए उससे मिलने चली आई। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई और फिर पलट कर दरवाज़ा बंद किया। लाउंज में रुककर चारों तरफ देखा और फिर चादर उतार कर सोफ़े पर रखी। दोनों हाथ गर्दन पर रखते गर्दन पीछे करते उसे हरकत दी, फिर सीधी होकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। मगर कमरे में दाखिल होने के बाद उसने अजीब मंजर देखा। उसकी आंखों को यकीन न आया। दिलजिज़ और दादो दोनों उस आदमी के साथ बड़े मज़े से खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। कमरे में बिखरे ढेर सारे चिप्स के पैकेट्स, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या। फ़िक्र तो दिलजिज़ के चेहरे पे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसे एकदम से शदीद गुस्सा आया। कमरे में मौजूद तीनों नफूस ने हैरत से उसे देखा। दिलजिज़ को उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वह गुस्से में है, और दादो भी खामोश रह गईं। अरे मोहतरमा गुले सहर, आइए तशरीफ़ लाइए। हमेशा की तरह वही लापरवाह अंदाज़, वही बेबाकी जिससे गुल चिढ़ती थी, और जिस शख्स के लिए उसने मालम जब्बा छोड़ा था वो उसके पीछे ही चला आया था। उसने सोच लिया था कि दादो और दिलजिज़ ने मिलकर उसे यहाँ बुलवाया है,
मगर वो नहीं जानती थी कि दादो और दिलजिस तो खुद उसे यहाँ देखकर हैरतज़दा थीं। लेकिन आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं, वो सर्द मोहरी से मुंह मोड़कर बोली। हम यहाँ आपकी इजाज़त से नहीं आए थे, जो आपकी इजाज़त से या हुक्म से जाएंगे। वो दोबारा बेड पे गिरा, चिप्स का एक पैकेट उठाया और मज़े से खाने लगा। ज़ब्त करते करते भी गुल की आंखें भीग गईं। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किसकी इजाज़त से आए हैं। दिल तो वहीं जाता है जहाँ उसका ठिकाना होता है, और जहाँ अपना ठिकाना हो वहाँ उस इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। जुमले कहना तो उसने 5 साल की उम्र में सीख लिया था, और तब से लड़कियों को बस ऐसे ही जुमले बोल बोल कर नुमान की आनी जाल में फंसाया करता था और फिर उनकी तरफ पलट कर नहीं देखता। मगर वो ये बात भूल रहा था कि सामने गुले शहर है, जिसके सामने ये घिसे पिटे डायलॉग बोलना एकदम बेकार था। तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? नहीं तो आप पुलिस बुलवाएंगी। हाय, पुलिस से तो मैं डर ही गया, अब मेरा क्या होगा? वो चिप्स फेंक कर डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए खड़ा हो गया। दादो लब भींचे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी और दिलजिस ने अपने छोटे छोटे हाथ मुंह के आगे किए। फिर वो चलते हुए उसके करीब आया। क्या कहा था मैंने? कहा था ना कि मेरे नाम की अंगूठी उंगली से उतारने की गलती मत करना। नहीं सुनी तुमने? और भी कुछ कहा था मैंने कि मालम जप्पा छोड़ने की गलती मत करना। नहीं सुनी तुमने? तुम सुनती कहाँ हो किसी की? वो संजीदा चेहरे के साथ चबा चबा कर बोल रहा था। वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई। हाँ, नहीं सुनी मैंने, सुनूंगी भी नहीं, और अगर ये गलती है तो ऐसी गलतियाँ बार बार करूँगी। वो नज़र चुराते बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और अपने डर को पूरी तरह छुपाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, वो मानी कैसे से कहते जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। फिर एक डिब्बिया निकाली। ये हीरे की अंगूठी है, और ये हीरा आम हीरा नहीं है, ये बहुत ख़ास है, सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। तो मैं क्या करूँ? मार्केट में बेच लो, अच्छी कीमत मिल जाएगी, वैसे भी आजकल काफ़ी महंगाई हो गई है। वो तिनक कर बोली। अपना हाथ दो, सोचना भी मत। गुल ने अपने दोनों हाथ ज़ोर से पीछे किए। नुमान ने एक नज़र उसे देखा। और मुझे सोचने की आदत भी नहीं। नुमान ने उसका हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी, और वो मुंह खोले खड़ी रह गई। अब हिम्मत है तो उतार के दिखाओ। वो दोनों बाजू सीने पे बांधे उसके सामने खड़ा हुआ। गुल ने भीगती आंखों से अपना हाथ देखा। उतारो, वो दोबारा बोला। क्या हुआ? डर गई? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, और उस कातिलाना मुस्कुराहट पे गुल को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। तुमसे डरती है मेरी जूती? 1 मिनट रुको तुम। अगले ही पल गुल ने रिंग उतार कर उसकी तरफ उछाली। अब हिम्मत है तो पहना के दिखाओ। नुमान के आने के अल्फाज उसके मुंह पे मारते वो रूम से बाहर निकल गई। वाव! काली रात ने अपने पंख समेटे और सुबह का उजाला हर तरफ फैलने लगा। शीन ने धीरे से आंखें खोली और फिर चुंधिया कर दोबारा बंद कर लीं। जब आंखें शदीद अंधेरों की आदी हो जाएं तो फिर रोशनी अच्छी नहीं लगती। उसने दोबारा आंखें खोलने की कोशिश की और इस बार पूरी आंखें खोलकर देखा। उसे कुछ याद आया। हाँ, कल रात उसे होश आ गया था और उसके ज़िद करने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, और इस वक्त वो अपनी माँ के बेड पे थी। वो पूरी रात सीमी के तकिए को ज़ोर से पकड़े सोई रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। घर में हल्की हल्की चहल पहल थी। शायद लोग उसकी तबीयत पूछने आ जा रहे थे। नौशी, ममानी, हसीना सब यहीं थीं, और उस सारे गुजरे वक्त में आज पहली बार उसने अरील को याद किया। वो एक बार भी तो उसके सामने नहीं आया था उसे हौसला देने, उससे मिलने। क्या वो उसके लिए इतनी गैरहम थी कि उसने पलट कर देखा भी नहीं? शीन का दिल मज़ीद बदजन हुआ था। इससे पहले कि वो अभी मज़ीद उसके बारे में सोचती, गुल अंदर दाखिल हुई थी। उसने एक नज़र शीन पे डाली और तो उसके मुस्कुराते लब साकित हुए। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी, सोचों में डूबी, ब्लैक और क्रीम रंग के कपड़ों में मलबूस, जो खासे शिकनज़दा थे। बाल जाने कब के उलझे बिखरे और कटी लटें इधर से उधर झूलती हुई। सफ़ेद रंग, सर्द और चमकती आंखें बेरौनक हो गई थीं। उसकी हालत वैसी ही थी जैसे किसी ऐसे शख्स की होती है जिसका सब कुछ लुट चुका हो। उसका भी क्या बचा था? अस्सलाम वालेकुम। शीन, आप उठ गई? जी। अच्छा, आप नाश्ते में क्या लेंगी? गुल ने हेयर ब्रश पकड़ते उसके उलझे बालों को संवारना चाहा। शीन को एक बार फिर अपना दर्द कम होता महसूस हुआ। गुल उसे हमेशा सीमी जैसा प्यार करती थी। पता नहीं वो कौन थी, उससे क्यों मिली थी, क्यों अल्लाह ने उसे यहाँ भेजा था, क्यों वो शीन के इतने लाड उठा रही थी। शीन, मैंने पूछा है, आप क्या खाओगी? वो उसके बालों की चोटी बनाते हुए फिर से बोली। कुछ भी मिल गया खा लूँगी, जिंदा रहने के लिए पेट ही तो भरना है। उसका लहजा इतना टूटा हुआ था कि गुल को रंज हुआ। लेकिन मैं वो चीज़ बनाऊंगी जो आपका दिल कहेगा। दिल? दिल कहाँ रहा है अब? वो तो 6 दिन पहले ही मर गया। उसके गले में फंदा सा लग गया। ऐसी बातें नहीं करते शीन, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मर गई मेरी माँ, अब सब गलत ही होगा। अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो फूट फूट कर रोती।
गुल को समझ नहीं आया कि कैसे उसे संभाले। गुल, कौन सिमी जितना प्यार करेगा मुझे? वो हिचकियाँ लेते हुए बोली और फिर डुबडुबाती आंखों से गुल का चेहरा देखा। कोई नहीं करेगा शीन। माँ जितना प्यार सिर्फ माँ ही दे सकती है, लेकिन माएँ चली जाती हैं। वो कड़े शब्द से बोली। गुल, मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं जिंदा हूँ या नहीं। मुझसे रोया नहीं जा रहा, मुझसे मरा नहीं जा रहा, पता नहीं मैं किस हाल में हूँ। एक गर्म आंसू गुल के हाथ पे गिरा। पता है शीन, सूरह मरियम की एक आयत है, उसमें इरशाद है, मफ़हूम। हज़रत मरियम इस कदर तकलीफ़ में थी कि वो दुआ कर रही थी कि काश मैं उससे पहले मर चुकी होती और भूली बसरी हो गई होती। जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन शीन, अगर हम कुरान खोल कर देखें ना, तो उसमें जगह जगह हमें हौसला दिया गया है। हमारे ज़ख्मों का मरहम सिर्फ कुरान है। सूरह नहल की आयत नंबर 126 का तर्जमा है, और अगर सब्र करो तो वह सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब की बार शीन के आंसू ज़रा देर को थमे थे और उसने गुल के चेहरे की जानिब देखा। गुल तो उसे ही देख रही थी। फिर गुल ने उसके हाथ थामे। किसका दिल चाहता है उसकी माँ मर जाए? शीन, तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, शायद उसके बाद तुम्हें अपना गम बहुत छोटा लगे। माँ के पेट में थे और बाप का साया उठ गया, यतीम हो गए। कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुल धीरे धीरे उसे समझाने लगी और शीन के आंसू मुकम्मल खुश्क हो गए। 6 साल माँ को देखा, सिर्फ 6 साल। 25 साल की उम्र थी उनकी माँ की। हम कहते हैं 50 साल कोई उम्र होती है मरने की। शीन, 25 साल, जब उनकी माँ को हार्ट अटैक हुआ। इतनी छोटी उम्र में वो माँ के साथ कहीं जा रहे थे, काले पहाड़ों के दरमियान। वहाँ अपनी माँ को तड़पते देखकर वो बच्चा माँ माँ पुकार रहा था और माँ के लबों से सिर्फ चंद लफ्ज़ निकले, बेटा। हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है। और वहीं उनकी वफ़ात हो गई। उन काले पहाड़ों के दरमियान उस बच्चे को कोई दिलासा देने वाला नहीं था। 6 साल उम्र। शीन, खुद को इस 6 साल के बच्चे की जगह रख कर देखो। अपनी माँ के वजूद से चिमटे हुए उस बच्चे को सहारा देने वाला कौन था? वो 6 साल का बच्चा भी अपनी माँ से यही कह रहा था, माँ आपको पता तो था, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, फिर आप कहाँ चली गईं? फिर उम्मे ऐमन ने उस 6 साल के बच्चे को जब कहा, उठो चलें, तो उसने कहा, तो आपने कहा, कहाँ जाऊँ? ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, किसके पास जाऊँ? तुम इस दर्द को महसूस कर सकती हो शीन, तुमने अभी अभी माँ खोई है। और अगली बात सुनो। 57 साल बाद जब वो दोबारा उस जगह से गुजरे तो आपकी उम्र उस वक्त 63 बरस थी। आप काफिले के साथ वादी अफ़वा पहुँचे और अपनी माँ की कब्र के सिरहाने बैठकर किसी रूठे हुए मासूम उदास बच्चे की तरह घुटनों में सर देकर रोने लगे। और फिर आप अपनी माँ के सिरहाने बैठकर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, आपका एहराम भीग गया। सोचो शीन, अप्रैल की धूप थी, बिल्कुल ऐसी ही। गुल ने खिड़की के बाहर इशारा किया। आप दुनिया से लापरवाह इतनी गर्मी और धूप में वहाँ बैठे रोते रहे और लबों से वही अल्फाज बार बार निकलते रहे, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मुझे मेरी माँ मिल जाए। अब्वा के पहाड़ भी आपके दुख में कितना रोए होंगे। और ये शख्स अल्लाह का हबीब था, अल्लाह ने जिसको अपना यार बनाया और फिर इतना बड़ा दुख दिया 6 साल की उम्र में। एक वीरान जंगल में माँ की मौत, ये मिसाल थी, ये सबक था शीन। अल्लाह उससे ही आजमाता है जो उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। गुल बहुत कुछ कह रही थी, मगर शीन तो उसी मंजिल में कहीं ठहर गई जो अभी थोड़ी देर पहले गुल उसे बता रही थी। आंसू कतरा कतरा गिरने लगे थे। उसे अपना दुख पूरी तरह भूल गया। उसका दिल अफ़वाह के पहाड़ों पर रोते 6 साल के बच्चे के लिए तड़पने लगा। अब सारी ज़िंदगी उसे अपना दुख उस बच्चे से छोटा लगेगा। क्यों नहीं हम पढ़ते ऐसी सच्ची कहानियाँ जो हमसे पहले रसूलों और पैगंबरों पे बीती? शीन, अल्लाह हमें तब तक कोई ज़ख्म नहीं देता जब तक उसका मरहम तैयार ना कर दे। वो हमें पहले एक मैसेज देता है, फिर उसके बाद दर्द देता है। शीन के सुर्खों सफ़ेद गाल पे चिपके बालों को गुल ने अपने हाथ से पीछे करते कान के पीछे अरसा। हाँ, गुल ठीक कह रही थी। अल्लाह ने पहले उसे गुल से मिलवाया, फिर सीमी को जुदा किया। ये सारी बातें उसकी माँ ऐसे ही इतने प्यार से उसे समझाती थी। गुल उसका हाथ थपथपाते हुए उठकर बाहर निकल गई। तब ही हसीना बेगम अंदर आई और उसे गले से लगाते हुए उसके साथ बैठ गईं। 8 साल का था रील, जब पूरी पूरी रात मेरी गोद में सर रखे अपनी माँ को याद करते रोता रहता था। वो उसके बालों में हाथ चलाते बात का आगाज़ करते हुए गोया हुई। मैं तब 26 साल की थी। हम एक दूसरे के गले लगे अपना अपना दुख बांटते रहते। माँ के मरने का गम दुनिया के सब गमों से बड़ा है। जानती हो शीन, हम सब की कहानियाँ एक जैसी ही होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि बस मेरी कहानी ही सबसे अजीब है। ये लड़की गुल, ये दोस्त है तुम्हारी,
कुछ दिन पहले मैं इसकी दादी से मिली और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई। इतने दुख हैं इसकी ज़िंदगी में, फिर भी चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। 4 साल की उम्र में माँ बाप फौत हो गए, सर पे छत नहीं रही। 16 साल की उम्र में शादी हुई और 17 साल की उम्र में शौहर लापता हो गया। एक बच्ची और एक दादी की जिम्मेदारी उठाते घर संभालना आसान नहीं होता। पिछले 7 दिन से लगातार सुबह सवेरे आती है, पूरा दिन ये घर संभालती है, तुम्हें संभालती है और शाम ढलते घर लौट जाती है, फिर अपना घर संभालती है। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे ख़त्म हो जाता है। मगर तुमने कभी देखा उसे रोते या उदास? मैंने तो 6 दिन भी नहीं देखा। कहते हैं इंसान गम में ज़्यादा सीखता है। जैसे अभी यहाँ इस जगह बैठे शीन ने दुनिया के कितने रंग देख लिए थे। सबकी कहानियाँ ऐसी ही थीं। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी ही इतनी उलझी हुई है। यहाँ तो लोग इतने इतने गम उठाए जी रहे थे। दर्द कभी कम नहीं होता, बस हम अपने दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं और तुम्हें भी अब इस दर्द के साथ जीना होगा। मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और तुम्हारे पास मरने की भी कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम्हें जीना होगा क्योंकि तुम मर नहीं सकती। हसीना बेगम ने अब की बार ज़रा सख्त लहजा अपनाया। ये लो शीन, आपका फेवरेट ऑमलेट पराठा। नौशी और गुल एक साथ कमरे में दाखिल हुई और नाश्ता उसके सामने रखा। गुल ने आसपास बिखरी चीज़ें समेटना शुरू की। शीन ने एक नज़र सामने पड़े नाश्ते पर डाली और फिर बारी बारी सबको देखा। अब कहीं से मेरी माँ के हाथ लाओ ना ये सब खिलाने के लिए। तीनों के चेहरे जर्द पड़े। फिर हसीना बेगम ने फ़ौरन से लुकमा तोड़ा और उसके मुंह में डाला। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था मेरी बेटी आज से तुम्हारी हुई, तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हसीना बेगम ने शिकायती अंदाज में उसका दिल बहलाने को कहा। पता है शीन, कभी कभी मैं इस बात पर उदास हो जाया करती थी कि मेरा कोई नहीं है। काश मेरी ज़िंदगी भी नॉर्मल होती, घर होता, शोहर होता, बच्चे होते। लेकिन आज मैं खुश हूँ। मेरे पास मेरे 2 बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरा अरील और शीन। अगर मुझे वो सब कुछ मिल जाता तो मैं उन दोनों से महरूम रह जाती और मैं अपने बच्चों को कभी उदास नहीं होने दूंगी। हसीना बेगम उसे नाश्ता करवाते साथ साथ बोल भी रही थी और शीन बस खामोशी से उनका चेहरा देख रही थी। जानते हो अरील, मैं इस वक्त 2 कैफियत से गुजर रहा हूँ। एक तरफ शदीद गम है, बहुत सारे पछतावे हैं, लेकिन मेरा दिल पुरसकून है। एक तरफ मैं खुश हूँ। जिस डर की वजह से मैं इतने साल तुमसे दूर रहा, वो डर आज ख़त्म हो गया है। मुझे उस औरत के बनने का अफसोस है, लेकिन जैसे मुझे लगता था कि मैं उसको देखते ही अपने होश खो बैठूंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। अरील, अल्लाह की मोहब्बत ने मुझे सब्र सिखा दिया और शायद अल्लाह इसीलिए चाहता था कि मैं वापस आऊँ और जानूँ कि मेरे दिल के चारों तरफ अब बस मेरा रब बसता है। वो कितनी ही देर अरील के गले लगे रहे थे, फिर उससे जुदा होते उसके पास बैठे, उसके हाथ थामे और उसकी आंखों में देखते उससे बातें करने लगे। वो मुस्कुराते हुए बस उनका चेहरा देखता रहा, जैसे वो उस चेहरे की तलाश कब से कर रहा था, जैसे वो तरस गया था उस चेहरे को देखने के लिए। हर साल उनसे मिलने जाता, मगर उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। आपकी चाय। टेबल पर रखा चाय का कप उठाकर अरील ने उनके सामने किया, जिसे थाम कर वो मुस्कुराए। और डैड, मुझसे मुझसे तो नाराज़ नहीं आप? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अरील बोला। कोई अरील रहमान जैसे बेटे से नाराज़ कैसे हो सकता है? तुम मेरा फ़ख्र हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बस एक चीज़ का गिला है। वो आखिर में ना रूठेपन से बोले और चाय का घूंट भरा। डैड, मुझे पूरी तरह खुश तो हो लेने देते अपनी तारीफ़ पर। आपने तो साथ ही गिला भी कर दिया, लेकिन खैर बताएं, क्या जुर्म कर दिया मैंने? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? फवाद रहमान ने सीधा पूछ डाला और शायद अरील उनका इशारा समझा नहीं था। मतलब, तुम्हें शीन से प्यार हो गया है, ये मैं जानता हूँ। अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो? कप वापस टेबल पर रखा और चेहरा बिल्कुल अरील की तरफ मोड़ा। उसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। तभी उसने नज़रें चुरा कर इधर उधर देखा। आपसे किसने कहा कि मुझे उससे प्यार हो गया है? ज़िंदगी गुजारी है, इतना तजर्बा तो हो ही जाता है। और अगर मैं नहीं जानता तो मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा प्यार के बारे में? अब की बार वो संजीदा थे। मुझे नहीं लगता मुझे उससे प्यार है। अपनी जगह से उठते वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। कर लो प्यार, अच्छी लड़की है। फवाद रहमान ने उसकी खफत मिटाने को बात का रुख मजाक की तरफ मोड़ा। बाबा प्लीज़। अरील वाकई शर्मिंदा हो रहा था। तुम चाहे कितने बड़े अरील रहमान बन लो, बाप बाप होता है मिस्टर अरील रहमान। तुम दुबई से जापान तक बिजनेस डील्स तो आराम से क्रैक कर सकते हो, लेकिन अपने बाप से अपने जज्बात नहीं छुपा सकते। सब कुछ पता चल गया है मुझे, और जो कुछ तुम कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। और मैं ये भी नहीं जानता कि तुमने ये सब शुरू क्यों किया। अरील अच्छे से जान गया था कि उनका इशारा किस तरफ है। वो चाहती है मैं उसे तलाक दे दूँ। उसे अरील रहमान में कोई दिलचस्पी नहीं। वो 2 टोक बोला। तुम बस ऐਵੇਂ ही तुक्के मार लो, तुम जानते ही नहीं अरील रहमान की शीन अब्बास तुमसे मोहब्बत करती है। हसीना ने रूम में दाखिल होते उसकी आधी बात सुन ली थी।
नहीं करती वो अरील रहमान से मोहब्बत, वो हंजला रहमान ख़ान से मोहब्बत करती है। और सच उसकी ज़ुबान से निकल गया, जानता हूँ मैं। फवाद रहमान बड़े इत्मीनान से बोले और उठकर उसके करीब आए, जबकि हसीना बेगम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कपड़ों का ढेर उसके सामने पड़ा था, जिसे वो धोते हुए साथ में कुछ सोच रही थी। अकब से जानी पहचानी सी आवाज़ उभरी। उसने झटके से गर्दन मोड़ी और सामने खड़े वजूद को देखकर उसके करीब लावा फटा। वो शायद दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी, इसीलिए वो बिना दस्तक दिए आन थमका था। वो तो था ही ऐसा। गुल ने एक नज़र अपने हुलिये पे डाली। उसका दुपट्टा उसके कंधे पे लटक रहा था और बालों की लटें चेहरे के इर्द गिर्द झूल रही थीं। उसे शर्म महसूस हुई। उसने एक गुस्सीली नज़र सामने वाले पे डाली और फ़ौरन दुपट्टा ठीक से उड़ने लगी। 1 मई को तुम्हारी जान इन सारे स्यापों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। नुमान कियानी उसके सामने आन खड़ा हुआ। गुल ने उसकी येलो शर्ट को और फिर उसके मुंह से पीछे किए खूबसूरत बालों को घूरा और गुस्से से मुंह मोड़ा। क्यों? 1 मई को तुम मरने वाले हो क्या? क्योंकि सबसे बड़ा स्यापा तो तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह ना करे। क्यों तुम शादी से पहले खुद को बेवा करने जैसी बद्दुआएं दे रही हो? वो उसे चिढ़ाने के लिए बोला। तुम खुद किसी बद्दुआ से कम हो क्या? वो चिढ़ते हुए बोली। 1 मई को हमेशा के लिए तुम एनके की ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। हमारी शादी का दिन मुकर्रर कर दिया मैंने। उसने जेब में हाथ डालते बबल गम निकाली और रैपर उतार कर मुँह में रखते हुए इत्मीनान से बोला। वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते गुल ने गहरे सदमे की कैफियत में मुड़कर उसे देखा। हाँ, ठीक सुना तुमने। आज से ठीक 2 दिन बाद। उसे बुत-बुना देखकर वो दोबारा बोला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? वो रूहान सी हुई। तुम दिल में आ गई हो, अब समझ में आने की ज़रूरत नहीं रही। वो जेबों में हाथ डालते खड़ा हुआ जब वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके करीब आकर खड़ी हुई। मेरे घर की दहलीज पे बारात लेकर आने की गलती मत करना इनके, और अगर हिम्मत है मुझसे शादी करने की तो करके दिखाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे हाथों से ये रिंग पहनूंगी और उस शादी को निभाऊंगी भी, अगर तुम कर सके तो। अगर तुम मेरे मुंह से कबूल है अदा करवा पाए तो। वाओ, एनके को चैलेंज, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इंतज़ार करना, 1 मई को मिलेंगे। वो मुस्कुराते हुए उल्टे कदमों वापस मुड़ा। तन्हा खड़ी गुल के दिल को खदशों ने आ घेरा। अभी अभी जो बहादुर बनने की अदाकारी की थी वो उसको कितनी महंगी पड़ने वाली थी वो नहीं जानती थी। 20 फ्लोर्स की उस पुरानी बिल्डिंग के 2 कमरों के फ्लैट में से एक में उस वक्त छोटे से बेड पे पड़ा कोई सो रहा था। दीवार के साथ रखे सोफे पे कुछ कपड़े पड़े थे, शायद धोने वाले, जो लापरवाही से उतार कर फेंक दिए गए थे। बेड साइड टेबल पे एक पानी का ग्लास, एक सेकंड हैंड फ़ोन, एक कोने में छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, दूसरे कोने में उससे भी छोटी अलमारी और आखिरी दीवार में एक खिड़की। बस इतना सा कमरा था। नुमान कियानी ने रूम में दाखिल होने के बाद पहले घड़ी पे वक्त देखा। दिन का 1 बज चुका था। फिर उसने बेड पे पड़े गधे घोड़े बेचकर सोते वजूद को देखा। आगे बढ़ते हुए उसने पानी का ग्लास उठाया और जकी के चेहरे पे उलट दिया। 250 वोट का करंट जकी को छुआ और वो चूहे की तरह नाच उठा। ग्लास वापस रखते नुमान सोफे पे गिरा। जानता था मैं, ऐसी बदइखलाकी तुम ही कर सकते हो। वो आंखें मसलते बोला। तुम कब तक इस डब्बे में पड़े सोते रहोगे? कोई अच्छा घर क्यों नहीं ले लेते? सांस कैसे आती है तुम्हें यहाँ? जकी की बात को नज़रअंदाज करते उसने हिकारत से कहा। अगर मेरा मरा हुआ बाप थोड़ी जायदाद छोड़ जाता तो खरीद ही लेता अच्छा घर। बेड से उठकर उसने स्लीपर पहने। शादी का थीम होगा फेरीलैंड। हर चीज़ वाइट चाहिए मुझे। जकी, मुझे पाकिस्तान का बेस्ट वेडिंग प्लानर चाहिए और मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो तुम दोनों के साथ क्या करूँगा तुम जानते हो। मोबाइल पे झुका वो बोला। व्हाट? किसकी शादी? जकी के करंट लगने वाले अंदाज पर नुमान ने नज़र उठाकर उसे देखा। तेरे मरे हुए बाप की। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम शादी के लिए कोई भी बेसमेंट हॉल बुक करवा लेते हैं। कश्ती में शादी कौन करता है? ये किसी फिल्म की शूटिंग है क्या? नुमान के हाथ से फ़ोन लेकर स्क्रीन देखते जकी मजीद चढ़ा। ये एनके की शादी है और एनके को वो काम करने की आदत है जो मुश्किल हो और जो हर कोई ना कर पाए। अब शादी करना कौन सा मुश्किल काम है? वो ज़ोर से हंसा। तुम तैयारियां शुरू करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुश्किल क्या है। वो बात को घुमाते उठ खड़ा हुआ। हाय मेरे मौला, कैसा अजूबा दोस्त मिला है जिसका घर मालम चप्पा में, खुद लाहौर में और शादी कराची के समंदर में। बस यही दिन देखने के लिए ज़िंदा बचा था मैं। जकी ने सर हाथों में थामा। कौमी तराने में कितने नुक्ते हैं? वो उस छोटी खिड़की में झुककर नीचे देखते बोला। मैंने कभी गिने नहीं। सर हाथों में थामे बैठे जकी ने जलकर कहा। 120। अब गिनने मत बैठ जाना, काम पे ध्यान दो, क्योंकि जिसे इतनी कॉमन बात नहीं मालूम वो मुझे क्या समझेगा। इसलिए अपना दिमाग काम में लगाओ ताकि कल को तुम भी नुमान के आने के नक्शे कदम पर चल सको। वो टीवी रिमोट से चैनल बदलते बोला तो जकी ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। उसका जनरल नॉलेज बहुत तेज़ था। सिर्फ ये एक चीज़ थी जिससे उसे कोई हरा नहीं सका था। इसे बंद कर लो अब। टीवी पे नजरें गाड़े नुमान ने एक चिप्स उठाया और जकी के मुंह में रखते उसे मुंह बंद करने को कहा, जो शायद हैरत से खुला था।
पाकिस्तान की सबसे पहली फ़िल्म कौन सी थी? ज़की ने पूछा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार वो कल जवाब देते। तेरी याद। वो बिना रुके बोला। यार एक बात बताओ इनके, तुम बिजनेस कैसे तबाह कर देते हो? तुम सब हार कैसे जाते हो? यार तुम तो आइंस्टाइन, मार्कोनी और डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी मात दे सकते हो। ज़की ताज्जुब से बोला। वो साइंसदान है। एन के तंजिया बोला। अच्छा, मुझे लगा कोई तुम्हारे जैसे ही ज़हीन लोग होंगे। ये ज़की मजाक नहीं करता था, वो सच में इस ज़मीन का 8वां अजूबा था। आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शीन को थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जाऊं। असल में मैं चाहती हूँ वो इस माहौल से निकले, कुछ देर के लिए उसका जहन आज़ाद हो। शीन सीमी के रूम से बाहर नहीं निकलती थी। वो इस वक्त भी वहीं थी जब गुल ने किचन में आते हसीना से इजाज़त तलब की। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं गुल। अरील के डैड भी आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि शीन को वापस ले आओ, मगर मैं जानती हूँ शीन नहीं आएगी अभी, इसलिए तुम इसे ले जाओ। हसीना ने तफसील से जवाब दिया। शुक्रिया। वो शुक्रिया अदा करते उस कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ शीन मौजूद थी। क्या हो रहा है? गुल हर सुबह उसके पास आती थी और हमेशा वो ऐसे ही उसे देखकर पूछती और खुशदिली से शीन की जानिब बढ़ी, जो बेड पे नीम दराज एक ब्लैक डायरी गोद में लिए बैठी थी। ये डायरी? क्या है इस डायरी में? गुल नासमझी से बोली। सब कुछ, मेरी सीमी की पूरी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी का हर गुजरा दिन। उसने डायरी पे हाथ फेरा। तुमने पढ़ ली? गुल ने पूछा। नहीं, ये अधूरी थी। मैं सीमी से अक्सर कहा करती थी इसको मुकम्मल करो, मगर वो मेरी बात नहीं मानती थी। लेकिन अब ये मुकम्मल हो गई है। मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। शीन ने एक उदास निगाह उस डायरी पर डाली, फिर गुल को देखा जो उसे ही देख रही थी। चलो हम इसको मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं। उठो। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। मैं रोज़ आती हूँ ना आपके घर, आज आप भी चलो। तिलजिस रोज़ पूछती है, और दादो भी। वो हुक्म देते उसके कपड़े निकालने लगी। उसकी माँ की मौत को 15 रोज़ गुजर चुके थे। अली वापस हॉस्टल चला गया था और नौशी भी अपने घर। कोई कितनी देर ठहर सकता है? हसीना भी यहीं थी और गुल तो रोज़ ही आ जाती थी, लेकिन जिसको आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया था। आंटी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। घर से निकलने से पहले शीन ने कहा। नहीं शीन, मुझे भी वापस जाना है। अरील कल ही टूर से वापस लौटा है और उसे बहुत तेज़ बुखार है, तकरीबन बेहोश पड़ा है। उसके डैड को बोला है उसका ख्याल रखने के लिए। तुम जब तक गुल के घर से वापस नहीं आती, मैं अरील को देखाती हूँ। हसीना ने बताते हुए उसके चेहरे की जानिब भी बगौर देखा, जहाँ कई रंग आकर गुजर रहे थे। चलें शीन? अंदर से आती गुल उसका चेहरा देखकर बोली। हाँ चलें। शीन आगे बढ़ी और हसीना की उम्मीद टूटी। उन्हें लगा था शायद कि अब शीन कह देगी कि नहीं, मुझे घर जाना है। आज संडे है, तिलजिस भी घर ही होगी, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकती हो। आई नो, मैं तो तुम्हें बोर ही करती हूँ। घर के करीब पहुँचते हुए गुल मुस्कुराकर बोली। आप मुझे बोर नहीं करती गुल, आप पास होती हो तो सुकून मिलता है। शीन संजीदगी से बोली। अच्छा, मैं तो आपके पास ही होती हूँ, बस आप मेरी बहादुर शीन बनो, जैसे मेरी तिलजिस है। मैं अक्सर कमज़ोर पड़ जाती हूँ, मगर मेरी तिलजिस बहुत बहादुर है, वो कभी नहीं रोई। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे किसी चीज़ से डर लगा है। गुल ने कहते हुए दरवाज़ा खोला। मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होते शीन ने एक नज़र पूरे घर पर डाली। वो घर काफ़ी छोटा था। 2 कमरे, एक कोने में बाथरूम, दूसरे कोने में किचन और तीसरे कोने में ऊपर को जाती सीढ़ियाँ। बाकी हॉल में पड़े सोफ़े जो पुराने तो थे मगर अच्छी हालत में थे। घर अच्छा डेकोरेट किया गया था। आपका घर बहुत प्यारा है गुल, शीन मुस्कुराकर बोली। हाँ प्यारा तो है, लेकिन बहुत छोटा है। जवाब तिलजिस की जानिब से आया, जिससे शीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। सलाम दुआ के बिना ही आप शुरू हो गई तिलजिस, बुरी बात। खाला को अंदर लेकर जाओ, मैं आती हूँ। दादो कहाँ है? गुल ने उसे डांटा तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ते आगे बढ़ी और शीन का हाथ पकड़कर उसे अंदर की जानिब ले गई। गुल ने सर झटका और किचन की जानिब मुड़ गई। दादो, मीट माई खाला, शी इज़ सो प्रेटी लाइक मी। तिलजिस के कहने पर एक दफ़ा शीन फिर खुलकर मुस्कुराई थी और दादो ने उसे गले लगाते उसका माथा चूमा। तिलजिस और दादो से मिलने के बाद उसके जहन से थोड़ा बोझ हटा था। यहाँ बैठो। दादो ने उसे अपने पास बिठाना चाहा। हरगिज़ नहीं दादो, शी इज़ माई खाला, सो प्लीज़ आप इन पे अपना हक जमाने की कोशिश मत करें। खाला यहाँ बैठे मेरे पास। तिलजिस ने अपने साथ उस छोटे से सिंगल सोफ़े पे जगह बनाते हुए कहा। शीन ने उसे उठाकर वहाँ बैठते तिलजिस को अपनी गोद में बिठाया और इससे पहले कि शीन उससे कोई बच्चों वाला सवाल पूछती, वो खुद ही बोली। आपको पता है, मैं हमेशा गुल से पूछती हूँ कि हमारी ज़िंदगी भी नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं है। जैसे परी है ना, मेरी दोस्त, उसकी 4 खालाएँ हैं। उसकी बर्थडे पर ना उसके इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं जो उसके मामू, चाचू, भाई, बाबा, खाला सब लेकर आते हैं। वैसे मुझे ना सबसे ज़्यादा खाला का शौक़ था, क्योंकि खाला सबसे अच्छी होती है। वो प्यारा प्यारा मेकअप करती है, अच्छे अच्छे कपड़े लाती है और आपका होमवर्क भी कर देती है। शीन यकटुक उसका चेहरा देख रही थी। एक तो उसका हसीन मासूम चेहरा, उसकी ये बातें और ऊपर उसका खाला कहना। उसे लगा वो शीन है, कैसे बताती उसे कि ये सारी ख्वाहिशें तो उसकी भी थीं।
और पता है क्या, खाला परी कह रही थी कि उसकी शादी ना उसकी खाला के बेटे से होगी। मेरी तो खाला ही नहीं और उनका बेटा ही नहीं, तो मैं शादी किससे करूँगी। उसकी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े दुख। शीन की एकदम हंसी छूट गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दादू भी मुस्कुरा रही थी और अंदर दाखिल होती गुल ने शीन को हंसते देखकर शुक्र का कलमा अदा किया। वो जानती थी कुछ भी हो दिलजिज उसे हंसा ही देगी। चलो खाला, मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखाती हूँ। शीन ने जैसे ही जूस वाला खाली ग्लास टेबल पर रखा, दिलजिज उठ खड़ी हुई। हाँ शीन जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ। नहीं गुल, हम मिलकर खाना बना लेते हैं। नहीं आप चलो खाला, वैसे भी गुल बहुत बोरिंग है, इसको बस काम करने की पड़ी रहती है। दिलजिज ने उसकी बात टोकी तो वह दोनों मुस्कुरा दी। शीन उठी और दिलजिज का हाथ थामा गुल किचन की तरफ बढ़ गई। ये मेरा और गुल का बेडरूम है। वैसे तो दादू भी अक्सर यहीं सो जाती हैं, मगर मैं और गुल रात को काम करती हैं तो दादू डिस्टर्ब होती हैं, फिर हमने उनका अलग बेडरूम सेट कर दिया। शीन ने उस साफ़ सुथरे मुख्तसर बेडरूम पे निगाह दौड़ाई, जिसके एक तरफ छोटा सा राइटिंग टेबल था और दूसरे कोने में वैसा ही एक और राइटिंग टेबल, एक छोटा सा बेड, एक तरफ सोफ़ा और एक अलमारी और साथ अटैच बाथरूम और कमरा ख़त्म। ये दो राइटिंग टेबल्स क्यों हैं? शीन ने उलझते हुए पूछा। एक मेरी और एक गुल की। गुल राइटर है और मैं पेंटर। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक बड़ी सी राइटिंग टेबल लेते, इसलिए हमने बहुत सस्ते में ये दो खरीद लिए। शीन को उसकी साफ कोई बड़ी पसंद आई थी। वो उस रूम से बाहर आई और साथ वाले रूम में दाखिल हुई। ये दादों का रूम है। यहाँ एक चेयर, छोटी सी टेबल और बेड के सिवा कुछ नहीं था। टेबल पे कुछ दवाइयाँ और फ्रूट्स पड़े थे। उस रूम से भी निकलने के बाद वो किचन में दाखिल हुई। साफ़ सुथरा छोटा सा किचन। गुल खाना बनाने का कहकर किचन में आई थी, मगर वो वहाँ नहीं थी। उन दोनों ने बिना गौर किए किचन पे एक नज़र डाली। सामने की दीवार के साथ छोटा सा फ्रिज था और उसके दाएं हाथ काउंटर कोने में सिंक, फ्रिज के बाएं तरफ वाली दीवार के साथ एक छोटा सा टेबल और दो चेयर्स पड़ी थी। काउंटर पे उस वक्त गुल ने फ्रिज से चिकन निकाल कर रखा था और साथ ही कुछ सब्जियां भी। कटिंग बोर्ड पे प्याज आध कटे पड़े थे, लेकिन वो पता नहीं काम छोड़कर कहाँ गई थी। वो दोनों किचन से निकलकर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, एक छोटा सा बाथरूम ऊपर भी था। उन दोनों के आगे एक मुख्तसर सा कॉरिडोर और आगे टेरेस। खाला, आप जब तक मेरी पेंटिंग और गुल की बुक्स कलेक्शन देखें, मैं आती हूँ। दिलजिज कहने के साथ ही नीचे मुड़ गई। शीन ने लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ाए। अप्रैल के आखिर में गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है और दिन के उस वक्त बहुत सारे लोग अपने अपने कमरों में घुसे आराम कर रहे होते हैं। लाहौर के खूबसूरत कैफ़े में बैठा वो फ़ोन कान से लगाए, तभी आवाज़ में किसी पे बरस रहा था। तुम चाहे 4 लोग भेजो या 10, मुझे वो लड़की चाहिए और इस बार पहले वाली गलती मत करना। ओके बॉस। दूसरी तरफ सादतमंदी से बोलकर फ़ोन बंद कर दिया गया। क्या करने वाले हो तुम? जकी ने बगौर उसका चेहरा देखा। घी निकाल रहा हूँ, उंगली टेढ़ी करके। फ़ोन बंद करते उसने जेब में रखा और कुर्सी पीछे धकेल कर उठ गया। तुम, इससे पहले कि जकी कुछ कहता, आज रात की फ़्लाइट है मेरी, पैकिंग कर लो। जकी ने खुले मुंह के साथ उसकी बात सुनी। जो तेज़ तेज़ चलता उससे आगे निकल गया था। सुनो। फ़ोन बंद होने के बाद उस आदमी ने अपने लोगों को मुतवज्जा किया। जो एड्रेस बॉस ने बताया, वहाँ पहुँचकर तुम चारों पहला काम ये करोगे कि एक साथ नहीं जाना अंदर। 2 लोग दरवाजे के रास्ते में जाएंगे और बाकी 2 छत के रास्ते, और वहाँ से निकलना भी एक साथ नहीं है। फिर जिसको वो लड़की मिल गई वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाए, बजाय इसके कि तुम लोग एक दूसरे को बताने के चक्कर में सारा गेम बिगाड़ दो। बॉस, दिन दिहाड़े ये काम बहुत मुश्किल है। गर्मी के दिन में तो परिंदा भी पर मारे तो दूर तक आवाज़ जाती है। अगर उस लड़की ने शोर मचा दिया तो? एक आदमी डर कर बोला। तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। 1 करोड़ की डील हुई है। एके की बीवी को पकड़ने भी तुम ही गए थे ना। करोड़ों का नुकसान तो मेरा तुमने भी तब करवाया था, मगर इस बार अगर गलती की ना तो यही काट दूंगा। ओके बॉस। हट्टे कट्टे खड़े 4 मर्दों ने सर अदब से झुका दिया। चलो शक्लें गुम करो, दफ़ा। बुरी तरह धुतकारते उस आदमी ने सामने बड़ी लकड़ी की टेबल पर रखी कटोरी से पान का पत्ता उठाया। बाब नंबर 12, जंजीरें। शीन की आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। गुल के घर में छत पे बनी लाइब्रेरी की बजाय वो इस आलीशान कमरे के नरम बेड पे चुत लेटी थी। उस कमरे की हर एक चीज़ निहायत कीमती और खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी। सफ़ेद दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, पर्दे, शीशे, फर्नीचर। वो तो उस लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी थी और इससे पहले कि वो अंदर जाती, पीछे से किसी ने उसे ज़ोर का झटका दिया और वो मुंह के बल गिरी और अपने हवास खो बैठी थी। तभी सर भारी हो रहा था। बेड से उठते उसने अपने सर पे बंधी पट्टी को उस दीवार के आईने में देखा। ये हुआ क्या था उसके साथ? वो हैरत ज़दा थी जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। शीन ने पलटकर उसे गैर यकीनी से देखा। वो लंबे बालों वाला हैंडसम लड़का। तो क्या ये वो मालूम जुब्बा वाला? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसे अच्छा इंसान समझती थी जो उसकी जान बचाता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था वो आदमी ऐसी हरकत भी कर सकता है।
क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा। वो अपने मखसूस अंदाज में आगे बढ़ा। शीन एक बार फिर चौंकी। ये आवाज़ उसकी नहीं थी, उसकी आवाज़ पुरअसरार थी, ऐसी आवाज़ जिसके अंदर बहुत सारे राज हों, गहरी, भारी। लेकिन ये आने वाला चलते हुए उसके करीब आया। कहिए, कैसे मिजाज है मोहतरमा? ऑलिव ग्रीन पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस वो शख्स उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। कौन हो तुम? शीन का लहजा ना नरम था ना कमज़ोर। वो सामने वाले की आंखों में देखकर बोली थी, आज कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ गया तुम में? तुम भूल रही हो तुम इस वक्त एनके के बेडरूम में हो। उस भीगी बिल्ली को शेरनी के अंदाज में देखकर नुमान ने उसको डराना चाहा। ओह रियली? वैसे तुम MNKL जो भी हो, आई डोंट केयर। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए? वो शीन के अंदाज पर अपनी जगह से हिला था। ये गुल का अंदाज तो नहीं था। वो बोलती तो उसकी आवाज़ कांप रही होती थी, इतनी साफ, क्लियर और नडर आवाज़। दरवाज़ा ज़ोर से खोलकर एक आदमी अंदर आया। उसकी सांस फूली हुई थी, वो हाँफ रहा था। नुमान की आनी ने पलट कर उसे देखा था। गलती हो गई एनके, ये वो लड़की नहीं है, ये एके की बीवी उठा लाए वो इडियट। व्हाट? नुमान को हैरत का झटका लगा। फिर वो कुर्राते हुए बोला, और वो लड़की कहाँ है? वो उस कश्ती के सबसे नीचे वाले कमरे में, और अगर उस लड़की को होश आ गया तो वो उस बंद कमरे के खौफ से अब तक मर चुकी होगी। वर्ता। नुमान ने गुस्से से हथेली का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ में मारा और बाहर की जानिब लपका। सर, इस लड़की का क्या करें? दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी बोला। लॉक करो, मैं वापस आता हूँ। वो लंबे डग भरता निकल गया। एक दूसरे से टकराती लहरों का शोर, साहिल समंदर के भीगते किनारे, हवा की सरसराहट, डूबता सूरज और समुंदर के वश में खड़ी वो कश्ती जिसमें इस वक्त नुमान की यानी ज़िंदगी को शतरंज की बाजी की तरह चालें चलते हुए खेलकर लुत्फानंदोज हो रहा था। उसी कश्ती में एक बंद अंधेर कमरा था जिसमें कोई खिड़की, कोई सुराख नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और उस अंधेर कमरे में पड़ी गुले सहर, जिसे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। वो गुले सहर थी। उसने ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली थी कि जब ज़िंदगी में मुकम्मल अंधेरा हो जाए तो तुम भी अपनी आंखें बंद करके चलना शुरू कर दो और अपने अंदर की रोशनी से मंजिल तलाश करो। उसने भी सीखा था कि जिस मसले का हल ना मिल रहा हो उस पर सब्र कर लो, वो मसला अल्लाह के सपोर्ट कर दो। बहुत सारे सवाल उसके अंदर अभी थे, मगर वो जान गई थी कि उसने नुमान को चैलेंज किया था। वो जानती थी ये सब उसने ही किया होगा। वो खुद को नुमान की आनी से जंग के लिए तैयार कर रही थी कि हल्की आवाज़ में दरवाज़ा खुला तो रोशनी अंदर आई। उसके साथ ही वो शख्स भी जिसे वो ज़िंदगी का सबसे गहरा जख्म समझती थी। नुमान की आनी ने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन की और सामने ज़मीन पर बैठी गुल को देखा जो उसकी जानिब बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। तुम ठीक हो ना? वो बेचैनी से उसकी जानिब बढ़ा। आज उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। बिल्कुल, देख लो ठीक ठाक हूँ। वो दो टोक बोली और सर उठाकर उसे देखा। थैंक गॉड, मैं डर ही गया था। उसने गहरी सांस ली। ओह, तुम डरते भी हो? वो तंजिया बोली। मैं सिर्फ इस चीज़ से डर गया था कि कहीं तुम घबरा ना जाओ कि पता नहीं किसने। मैं जानती थी ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी। मैं जानती हूँ इस शहर में सिर्फ मेरा एक ही दुश्मन है। वो उसकी बात काटते सुकून से बोली और मलगजे अंधेरे में सामने की दीवार पर बनने वाले नुमान की आनी के साय को देखा। किस शहर में? तुम जानती हो तुम कहाँ हो? तुम इस वक्त कराची में हो। अब सुकून की बारी नुमान की थी और गुल पहली बार घबराई थी। वह सच में घबराई थी। क्या कहा? कराची? तुम अच्छी तरह से जानते हो दादो बीमार हैं और तिलजिस बहुत छोटी, घबरा जाएंगी वो। मगर तुम। वो रूहान सी हुई और साथ ही आंखों में आंसू जमा हुए। बिल्कुल नहीं घबराएंगी। वो दोनों इस वक्त हमारी शादी की शॉपिंग कर रही हैं, वो भी कराची के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में। वो उसके सामने आलती पालती मारकर बैठा और दूसरा बड़ा झटका दिया। वट? वो दोनों भी मिली हुई हैं तुमसे? गुल को यकीन न आया। वो जानती थी कि तिलजिस और दादो इस आदमी को पसंद करती हैं, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो दोनों इस आदमी की बातों में आकर कुछ भी कर जाएंगी। ऑफ कोर्स, लोग उंगली टेढ़ी तब करते हैं जब घी सीधी से ना निकल रहा हो, और मैं तो वैसे भी सारे काम टेढ़ी उंगली से करता हूँ। कंधे उचकाते उसने गुल के चेहरे पे लहराने वाले साए देखे। अगर वो दोनों भी यहाँ हैं तो फिर शीन कहाँ है? तुम जानते हो वो मेरे घर आई थी और अभी पता नहीं वो कहाँ होगी। और वो मेरे बेडरूम में है। गुल को अपनी समातों पर यकीन न हुआ। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, इससे किसी भी काम की तवक्का की जा सकती है। घबराओ नहीं, वो बस गलती से उठा लाए उसे, वरना मेरे बेडरूम में इस वक्त तुम होती। लेकिन ये भी अच्छा है। वो क्या कहते हैं? पेशानी पे शहादत की उंगली रगड़ते उसने कुछ सोचा। हाँ, एक तीर से दो शिकार। वो ज़ोर से हंसा। शट अप, खबरदार, जो तुमने उसे तंग किया वो बहुत मासूम है। और मासूम? मासूम शेरनी, राइट? बकवास बंद करो। वो इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। अगर तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की तो? क्यों? एके ने छोड़ दिया उसे? कोई बात नहीं, उसको आदत है लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाने की, चाहे उसके पीछे रह जाने वाले उसे कितना ही याद करें। वो तंजिया बोला। अपनी हद में रहो, ओके? तो तुम ही बताओ, एके की बीवी होकर वो बुरे हालात से क्यों गुजरेगी? अब की बार गुल ने खामोश रहना बेहतर समझा।
कल का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है, चलो अभी मेरे साथ। उसे खामोश पाकर वो फिर बोला और अपनी जगह से उठा। मुझे शीन से मिलना है। ज़रूर, शादी के बाद दोनों मिलेंगे और सरप्राइज़ देंगे। वो कहते हुए मुड़ा। भूल है तुम्हारी, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। वो पीछे से चिल्लाई। चुपचाप, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। इस वक्त तुम्हारी शीन मेरे बेडरूम में है, तुम दोनों कराची के समुंदर में हो। चीख कर भी सिर्फ मछलियों के कान ही फाड़ोगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है माए। बात दरमियान में ही छोड़कर वो वापस पलटा, उसके सामने बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। और इस वक्त नुमान के आने का अंदाज, लहजा और आंखें बता रही थीं वो धमकी नहीं दे रहा। गुल का दिल ज़ोर से धड़का। ये किस्मत आज सिर्फ नुमान के आने का साथ क्यों दे रही थी? क्या सोच रही हो कि कोई तो साजिश होगी सितारों की, जो हम यूं बार बार मिल रहे हैं और इस बार हमेशा के लिए मिल जाएंगे? वो फिल्मी अंदाज में बोला तो गुल ने नफरत से मुंह फेरा। सितारों की कोई साजिश नहीं है, ये सारी घटिया साजिशें सिर्फ तुम कर सकते हो। वो तिनक कर बोली। निकाह का वक्त कल सुबह ठीक 10 बजे। 12 बजे तक दुल्हन बनकर मेरा इंतज़ार करना और 2 बजे तक मेरी बीवी बनकर मेरे साथ ज़िंदगी के सफ़र पर निकल जाने के लिए खुद को तैयार रखना। अब की बार वो कहते हुए रुका नहीं था। वो ये क्यों भूल गई थी कि आदमी इतनी आसानी से उसे जीतने नहीं देगा। मुझे आज रात ही कुछ करना होगा। शादी तो मैं तुमसे किसी सूरत नहीं करूँगी, मगर पूरी दुनिया ही तो तुम्हारे साथ जा खड़ी हुई है। अरील के बंगले पे इस वक्त उकाबों का साया था। नीले आसमान पे गोल चक्कर काटती और चीखती उकाबें। टेरिस की रेलिंग पे बैठे 2 परिंदे। सुबह का वक्त था, हल्का शोर था। किचन में इस वक्त हसीना अकेली अरील के लिए सूप बना रही थी। रात को वो शीन के पास भी नहीं गई थी, क्योंकि शीन तो गुल के साथ थी, तो शायद वो आज वहीं रुक जाए। यही सोच कर वो नहीं गई। हेलो प्रिंसेस। फुरकान किचन में दाखिल हुआ। बड़े दिनों बाद आए हो, वो मुस्कुरा कर बोली और ढक्कन उठाकर चम्मच चलाया। नया बिजनेस शुरू किया है, मैं आपके बेटे को कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। वैसे है कहाँ वो? चेयर खींचकर बैठते हुए फुरकान ने पूछा। अपने रूम में सो रहा है। व्हाट? वो एकदम अपनी जगह से उछला। क्या हुआ? हसीना ने नासमझी से मुड़कर देखा। अरील रहमान और ऑफिस के बिना घर में इस वक्त, और वो जो रात को नहीं सोता वो दिन में सो रहा है। उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। मैं बहुत परेशान हूँ फुरकान। आँच धीमी करते वो फुरकान की तरफ मुड़ी। वो तो मैंने आते ही नोट कर लिया था। क्यों परेशान है? अब वो ज़रा संजीदा हुआ था। फुरकान, अरील को क्या हुआ है? तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो पता होगा। पिछले काफ़ी अरसे से वो बिज़नेस के बहाने कितने दिन घर से बाहर रहता था, और अभी भी वापस लौटा है तो बुरी तरह बीमार पड़ा है। पहले ही मैं शीन की वजह से बहुत परेशान थी, अब अरील की ये हालत अजीब बुझा बुझा सा है। अरे ये बात है यार प्रिंसेस, तुम एम ही परेशान हो रही हो। ये इश्क का बुखार है जो सबको चढ़ता है, आपके बेटे को भी चढ़ गया, उतर जाएगा। फुरकान ने हसीना बेगम की फ़िक्र कम करने को बहाना तराशा। सच? कहीं वाकई इश्क विश्क तो नहीं हो गया उससे किसी लड़की से? तुम्हें ज़रूर पता होगा, बताओ मुझे। हसीना फ़ौरन उसकी जानिब लपकी। हाँ हो गया है ना, लेकिन मैं क्यों अपने दोस्त के राज फाश करूँ? बेवफा नहीं हूँ मैं। उसने पास पड़ी सैलेड की प्लेट से खीरा उठाया। बकवास बाद में, पहले काम की बात, अब बोलो। आगे होते हसीना ने पूछा। है एक हसीन लड़की, बहुत हसीन है, उससे इश्क होना बनता भी है। अगर आपके बेटे को ना होता तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन अब दोस्त की मोहब्बत पे डाका भी नहीं डाल सकता। फुरकान हक कभी संजीदा हो ही नहीं सकता। कौन है वो लड़की? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ फुरकान, बी सीरियस। आपकी बहू यार, शीन भाभी। अब इस उम्र में वो और किस लड़की से इश्क करेगा? वो खुलकर हंसा तो हसीना बेगम ने एक चपत उसे रसीद की, फिर सर पे हाथ मारते वापस मुड़ी। मैं भी किसकी बातों में आ जाती हूँ, मैं जानती थी तुम यही बकवास करोगे। अब जाओ अरील के रूम में, और ये सूप रेडी है, ले जाओ। शीन से मुझे याद आया, उसको कॉल करनी है। उससे सूप वाला बाउल थमाते हसीना बेगम ने एप्रन से हाथ साफ करते उसे उतारा, फिर टेबल पे पड़ा फ़ोन उठाते शीन का नंबर मिलाया। स्विच ऑफ। शीन का फ़ोन बंद क्यों है? तेवरी पे बल डालते उन्होंने खुद से पूछा। चलो गुल को करती हूँ। गुल का नंबर मिलाया, लेकिन वो भी ऑफ ही मिला। ये दोनों ऑफ क्यों हैं? पता नहीं शीन घर आई होगी या नहीं। मैं अरील की बीमारी में लगी रही, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। वो खुद से उलझते अरील के रूम की जाने बढ़ी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब उठो और काम पे लगो। फुरकान ने अरील से कहते उसके साइड टेबल पे सूप रखा। अरील ने कुसलमंदी से करवट बदली और उसे आध खुली आंखों से देखा। तुम कब आए? कोहनियों के बल उठते अपना तपता जिस्म घसीट कर बेड ग्राउंड से टेक लगाई। उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख हो रहा था। पता नहीं ये बुखार की तपिश थी या इश्क की आग में वो पूरी तरह जल रहा था। अभी जब तुम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। इससे पहले कि अरील कोई जवाब देता, हसीना बेगम कमरे में दाखिल हुई। शीन का फ़ोन ऑफ आ रहा है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं उठा रही। मुझे फ़िक्र हो रही है। फुरकान तो मेरे साथ चलो। उनके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही थी। तभी अरील का माथा टंका। उसने अपनी बोझल आंखों से हसीना का चेहरा देखा। आंटी, मैं समझा था आप उसके साथ होंगी, मगर आप उसे वहाँ अकेले छोड़कर क्यों आई? अरील यूं बरसा कि कुछ पल के लिए हसीना यकटुक उसका चेहरा देखती रह गई। अरील,
वो अकेली नहीं थी, गुल थी उसके साथ, और वो गुल के साथ उसके घर गई थी। और वट, आपने उसे ऐसे ही किसी के साथ भेज दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आंटी? वो एक बार फिर बरसा और ज़ोर से कंबल हटाते उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो रील? तुम बीमार हो और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? शीन बच्ची नहीं है। फुरकान और हसीना तो हैरान ही रह गए। आज से पहले तो वो उसका नाम नहीं सुनता था। बच्ची नहीं, वो बेवकूफ़ है, नहीं जानती वो इस दुनिया को। वो तेज़ रफ्तारी से स्लीपर पहनते गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला और फिर गाड़ी की जानिब बढ़ा। हसीना और फुरकान भी जल्दी से आकर साथ गाड़ी में बैठे। जन से गाड़ी गेट से बाहर निकली थी। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो खाली सहन में बैठा परिंदा घबरा कर उड़ा और दीवार पर जा बैठा। पूरा गेट खोलकर अरील ने अपनी भारी पड़ते कदम सहन में उतारे तो दिल पे बोझ मज़ीद बढ़ गया। खामोश दीवारें, वीरान आंगन। सच कहते हैं, मकान मकीनों से ही सजते हैं। जब वहाँ रहने वाले ही मर जाएं तो खाली घरों से सिर्फ खौफ ही खाया जाता है। धीमी चाल चलते वो अंदर आया। हसीना और फुरकान उसकी एक एक हरकत को बगौर देख रहे थे। हैरत ऐसी थी जैसे कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जो आज से पहले ना देखी हो, और उन्होंने भी तो शीन के लिए इतनी फिक्र करते अरील को आज पहली बार ही देखा था। ये वो घर था जहाँ शीन अब्बास ने आंख खोली थी, बचपन गुजारा, पली बढ़ी और फिर इसी घर से उसकी टोली उठी थी। और ये वही घर था जहाँ वो पहली बार मिले थे। तब अरील रहमान ये नहीं था जो उस वक्त बरामदे की आखिरी सीढ़ी पे बैठा था। वो अरील रहमान बहुत मसरूफ़ था, बहुत उकताया हुआ, बेजार सा, जहाँ पहली बार मिलते ही शीन अब्बास ने उसे चोर कह डाला और तभी वो उस बदतमीज़ लड़की से बदजन हो गया था। अरील ने आंख का भीगा कोना जोर से रगड़ा, एक गहरा सांस खारिज किया और आसमान को देखा। फुरकान उसके बराबर में आकर बैठा और उसके कंधे पे हाथ रखा। हसीना ने एक नज़र अरील को देखा, नाइट सूट में मलबूस, उलझे बालों के साथ, सुर्ख थकी आंखों और तपती पेशानी के साथ। आई एम सॉरी अरील, मैं जानती हूँ गलती मेरी है, मुझे शीन को भेजना ही नहीं चाहिए था। गलती आपकी नहीं है। उसने आसमान से नज़र हटाकर सामने खड़ी औरत के चेहरे को देखा जहाँ मलाल साफ नज़र आ रहा था। गलती मेरी है। उसकी मरती माँ से वादा मैंने किया था कि मरते दम तक उनकी बेटी को एक खरोच नहीं आने दूंगा। और देखें, मुझे खबर भी नहीं उनकी बेटी कहाँ है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है अरील? वो फुरकान, फ़र्ज़ अदा ना करे ना तो सारी ज़िंदगी उनका कर्ज नहीं चुका पाता इंसान। और तुम जानते हो अरील रहमान ने आज कितना बड़ा फ़र्ज़ कज़ा कर दिया। खुद को इल्ज़ाम देना बंद करो अरील। शीन मिल जाएगी, वो बिल्कुल ठीक होगी। और वो गुल, गुल गुल गुल, पूरा दिन गुजर गया इस नाम को सुनते। कहाँ है आपकी गुल, और कहाँ है वो जो ठीक होगी? वो फट ही तो पड़ा था, क्योंकि पूरा दिन तो गुजर गया था उसे ढूंढते, मगर कहाँ ढूंढते। उसका नंबर बंद था, गुल का नंबर बंद था। गुल के घर का पता किसी को मालूम ना था। अभी दिन ही कितने हुए थे गुल को उनसे मिले। चलो घर चलते हैं, देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, फुरकान ने कहा तो उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। अच्छा सुनो अरील, मेरी बात सुनो। देखो, तुम ज़िंदगी में पहली बार तो किसी मुश्किल में नहीं पड़े हो ना। मेरा बेटा बहुत तूफानों से टकराया है, तो तुम हिम्मत क्यों आ रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि शीन ने जानबूझकर फ़ोन बंद किया हो, और वो बिल्कुल झूठी तसल्लियाँ किसी काम की नहीं होती। हसीना की बात काटते वो उठकर तेज़ तेज़ कदम उठाता मेन गेट पार कर गया। रात का जाने कौन सा पहर था। शायद रात अभी शुरू ही हुई थी, या शायद शाम का वक्त था, या क्या पता अभी दोपहर हो। उस बंद कमरे में पड़े उसे क्या खबर थी कि क्या वक्त हुआ है। बस पिछले कोई 10 घंटों से वो इस कमरे में मौजूद थी। कमरा तो खूबसूरत था ही, और एक खिड़की भी थी उस कमरे की, मगर उसने वो खिड़की खोलने की कोशिश नहीं की थी। जब ज़िंदगी ही बंद कमरों जैसी हो जाए तो दिल को होश कहाँ रहता है खिड़कियाँ खोलने का। और वैसे भी उसे कौन सा यहाँ से निकलने की जल्दी थी। उसे कौन सा एक खिड़की फलांग कर भाग जाना था, और अगर भाग भी जाती तो कहाँ जाती। उसकी माँ तो नहीं थी उसकी फ़िक्र करने वाली, जो शीन के गायब हो जाने पर रोती। उसे याद आई थी वो बात, जिनकी माएँ मर जाती हैं ना, वो ऐसे ही रुल जाते हैं। खुदा के बाद इस दुनिया में किसी की रखवाली करने वाली और खालिस मोहब्बत करने वाली सिर्फ माँ के साथ है, और उसकी तो माँ भी मर गई थी। तू मेरी कोई बात नहीं सुनती शीन, कब समझेगी तू? जब मर जाऊंगी मैं। वज़ू के पानी को अपने दुपट्टे में जज्ब करते उसे माँ की बात याद आई थी। तभी आंख नम हुई और आंखें अब तक खुश्की कहाँ हुई थी। समझ गई शीन, सब कुछ समझ गई सीमी। 10 दिन में ही सब कुछ समझ गई तेरी शीन। आंखें रगड़ते उसने जाए नमाज की जगह चादर बिछाई। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। हैरत हुई तुम्हें मस्जिद में देखकर गालिब। ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। उस बेतुके शेर पर शीन ने पलट कर उस शख्स को देखा जो सीने पे हाथ बांधे दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। लगता है तुम सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही याद करते हो खुदा को। मुकाबिल पे भी शीन अब्बास थी। अरे हम तो ज़रूरत के वक्त भी कहाँ याद करते हैं, हम हमारी ज़रूरतें खुद ही पूरी करते हैं। टेक छोड़कर हाथ नीचे गिराते वो 2 कदम चला। शीन ने मुड़कर रुख सीधा नुमान कियानी की तरफ मोड़ा। मिस्र के म्यूज़ियम में फ़िरौन की लाश आज भी मौजूद है, अगर कभी वक्त मिला तो ज़ियारत कराना।
इस ज़मीन पर खुदा बनने की कोशिश मत करो। जिस दिन मुंह के बल गिरोगे ना तो सबसे पहले वही खुदा याद आएगा और तब तुम्हारी हर ज़रूरत वही पूरी करेगा। लेकिन शायद तुम्हें मालूम ना हो, इसलिए बता देती हूँ। मौत को सामने खड़े देखकर फ़िरौन ने भी कहा था कि मैं मूसा के खुदा को मानता हूँ। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए नुमान के पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हुई थी। ये सजदे करके तुम मुझसे रिहाई नहीं पालोगी। बहुत हिसाब किताब है तुम्हारे शोहर के हिस्से में। आज सब क्लियर होंगे, आज सारे खाते खुलेंगे। चुपचाप ये खाना खा लो और पड़ी रहो यहाँ। टेबल की तरफ इशारा करते नुमान ने कहा था। जब वो हल्का सा मुस्कुराई, तो आपने मिस्टर एके से हिसाब बराबर करने के लिए उसकी बीवी को उठवा लिया। वाओ, इंटरेस्टिंग। नहीं, लेकिन शायद आपको ये भी मालूम नहीं कि आपका तीर तो बहुत ही गलत निशाने पर लगा है। दुख हुआ सुनकर। हिसाब भी बराबर नहीं हुआ और तीर भी गया। उसने नीचे बिछी चादर उठा ली थी। वो पहले उस आदमी से बात निपटाना चाहती थी। सुना है कि शेर से ज़्यादा खतरनाक होता है घायल शेर, और आपका शौहर अब तक आपको ढूंढते हुए शायद घायल तो हो ही चुका होगा और मेरे कत्ल की प्लानिंग भी कर चुका होगा। वो तंजियन मुस्कुरा रहा था। तुम जानते हो वो कौन है? नहीं जानते होगे, क्योंकि उस शख्स को सिर्फ घायल करना आता है। और तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए खुद को घायल करेगा? मोहतरमा, एनके को खूब पता है कि किसको कब और कैसे घायल करना है। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है औरत, जो मर्द की इज्जत होती है। और जब इज्जत पर हाथ पड़े और कमज़ोरी दुश्मन के हाथ लगे तो बड़े बड़े हार मान लेते हैं और घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जितना मैं अरील रहमान को जानती हूँ, वो पत्थर है। वो किसी के बाप के आगे नहीं झुकता, और शीन अब्बास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो दिल में सोचकर हंसी थी और अब की बार खामोश रही थी। तभी नुमान कियानी भी चुपचाप वापस पलट गया।